नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जल्दी से जुड़ जाएं दोस्तों, एक बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन का नाम क्या है? 360 डिग्री सीरीज, यानी पूरे के पूरे 360 डिग्री पे अपन नर्सिंग को घुमाएंगे और हर एक क्वेश्चन को डील करेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर, जल्दी से जुड़ जाएं। बिना किसी देरी के एक बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आज के सेशन का? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। दोस्तों आज के सेशन के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट। एक नर्स किसी भी क्लाइंट की क्या कर रही है दोस्तों? केयर कर रही है। फॉर द रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी, क्या रिमूवल हो चुका है? उसका शेड्यूल हो चुका है, पिट्यूटरी को रिमूव किया है। द नर्स शुड बी पर्टिकुलर अलर्ट। नर्स किस चीज के लिए अलर्ट रहेगी या किस चीज के जानकारी लेने की कोशिश करेगी? जवाब दीजिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक नर्स है जो किसकी केयर कर रही है? एक ऐसे पेशेंट की केयर कर रही है जिसके अंदर क्या हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड का रिमूवेशन कर रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड की कोई सर्जरी कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या चीज के बारे में अलर्ट रहेगी? बोले तो सतर्क रहेगी। पहला ऑप्शन बोल रहे हैं नेजल कंजेशन देखने को मिल सकता है। दूसरा बोल रहे हैं कि एब्डोमिनल टेंडरनेस देखने को मिल सकती है। तीसरा बोल रहे हैं मसल टिटेनी और लास्ट में ओलिगोयूरिया। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। क्या रहेगा जवाब? ध्यान से पढ़िएगा, दो ही वर्ड पे फोकस करना। एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या हो रही है? सर्जरी हो रही है, रिमूव कर रहे हो मतलब सर्जरी कर रहे हो। और दूसरा पूछा है कि नर्स किस चीज के लिए अलर्ट रहेगी। इन दो वर्ड को मान करके जवाब दीजिएगा। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का ए आंसर आ रहा है। तो अब जब आप पिट्यूटरी ग्लैंड की सर्जरी कर रहे हो, पिट्यूटरी ग्लैंड को सर्जरी के दौरान जब आप निकाल रहे हो तो किसके रूट क्या रहेगा? ट्रांसनेजल। इसका ट्रांसनेजल रूट से भी अपन सर्जरी करते हैं। याद रखिएगा, किस रूट से कर रहे हो? ट्रांसनेजल से, यानी अपने नोज के थ्रू आप पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर रहे हो। पिट्यूटरी ग्लैंड अवेलेबल कहां होती है? तो स्पेनोइड बोन के अंदर पाया जाने वाला सेला टर्सिका के अंदर। सेला टर्सिका क्या है? एक गड्ढा है, बोले तो आपके जो बोन्स होती है स्कल बोन के अंदर पाया जाने वाला एक स्पेस, बोले तो सेला टर्सिका। उसके अंदर क्या पाई जाती है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। जब आप वहां से रिमूव करोगे तो रिमूव करने के दौरान क्या ऑब्स्ट्रक्शन होगा? नोज के थ्रू रिमूव कर रहे हो तो मरीज के अंदर देखने को मिलेगा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वाली कंडीशन। क्या हो जाएगा दोस्तों? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। और जब किसी भी मरीज का आपके सर्जरी के बाद एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ना रहेगी सांस नहीं रहेगी, तो जिंदगी में कोई आस नहीं है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है एयरवे, और यहाँ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की रिस्क हो रही है। तो ढूंढिएगा कहां देखने को मिल रहा है? ओलिगोयूरिया। तो यूरिन आउटपुट कम होने का यहाँ कोई संबंध नहीं है। अगर यूरिन आउटपुट कम हो रहा है तो ये तो किसको बता रहा है दोस्तों? हाइपोवोलीमिया को। किसको इंडिकेट कर रहा है? हाइपोवोलीमिया, यानी मरीज के अंदर क्या हो रहा है? कोई हेमरेज हो रहा है, कोई फ्लूइड की कमी आ रही है। तो ये आंसर यहां पर नहीं रहेगा प्रायोरिटी पे। दूसरा बोल रहा है मसल टिटेनी। मसल टिटेनी वाली कंडीशन देखने को मिलेगी हाइपोकैल्सीमिया में। जब आपने पिट्यूटरी को रिमूव किया है तो इसके ऊपर कैल्शियम का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो ये भी आंसर गलत होगा। दूसरा बोल रहा है एब्डोमिनल टेंडरनेस। एब्डोमिनल टेंडरनेस का मतलब क्या हो गया? पेट के अंदर भारीपन आ रहा है, या एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो आपको देखने को मिलता है पोटेशियम के डिस्टर्बेंस पे। किसका डिस्टर्बेंस होगा? अगर पोटेशियम का, तो ये भी यहां नहीं रहेगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है नेजल कंजेशन, यानी क्या हो रहा है? नेजल कंजेशन बोले तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। जी हां, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वाली कंडीशन के लिए नर्स अलर्ट रहेगी, क्योंकि ना अगर मरीज को यहां पर कोई भी सांस लेने में अगर दिक्कत हो गई तो क्या हो जाएगा? खेल ही खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा, राइट आंसर क्या जाएगा? ए। राइट आंसर क्या जाएगा? ए। जी हां, यूपीसीएचओ की डेट आ चुकी है, बहुत अच्छी बात है। तो अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। ये डेली जो सेशन चलता है इसको अटेंड कीजिएगा। अपन मैक्सिमम क्वेश्चन को यहां से कवर करेंगे, और लास्ट में आपके एग्जाम जब नियर बाई होगा तो स्पेशल क्लास चला दी जाएगी यूपीसीएचओ के लिए। क्लियर है दोस्तों? चलेगा, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट। पेशेंट किसका है दोस्तों? एल्कोहलिक का। और एल्कोहल के साथ भी क्या लिखा है? मैंने क्रोनिक लिखा है। क्रोनिक का मतलब लंबे समय से किसका सेवन कर रहा है? बोले तो पेक लगा रहा है। पेशेंट ब्लेम हिज फैमिली, अपने परिवार वालों को क्या कर रहा है? ब्लेम कर रहा है, दोषी ठहरा रहा है। एनवायरमेंट फॉर द हिज एल्कोहलिज्म, वो शराबी क्या बोल रहा है? अपने शराब पीने के कारण अपने परिवार वालों को और परिवार के वातावरण को दोषी ठहरा रहा है कि मैं तो किस लिए पीता हूं? मेरे घर वालों के लिए पीता हूं, ये मुझे ज्यादा परेशान करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म यूज बाय द पेशेंट, वो मरीज कौन सी डिफेंस काम में ले रहा है? जवाब दीजिएगा दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक एल्कोहलिक पेशेंट है जो किसका यूज कर रहा है? शराब का सेवन कर रहा है, और शराब के सेवन का कारण किसको बता दिया? परिवार वालों को जिम्मेदार ठहरा दिया कि मैं तो इनके कारण पीता हूं, बाकी मुझे कहां शौक है, ये ज्यादा परेशान करते हैं इसलिए पीता हूं, इसके बारे में। और वर्ड के अंदर फोकस करना दोस्तों, क्या? ब्लेम। ब्लेम का मतलब किसी को दोषी ठहराना, यहीं से आंसर निकलेगा, इसी वर्ड से आंसर निकलेगा डियर। पहला बोल रहा है डिनाइल, दूसरा बोल रहा है प्रोजेक्शन, तीसरा बोल रहा है रेशनलाइजेशन, और लास्ट में बोल रहा है सब्लिमेशन। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। कुछ बच्चों का जवाब बी आ रहा है और कुछ बच्चों का सी आ रहा है। कमेंट नहीं रुकने चाहिए, कमेंट नहीं रुकने चाहिए। वेरी गुड डियर। चलेगा। क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है? डिनाइल। डिनाइल क्या? डिफेंस। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या हो गया? खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना। डिफेंस का मतलब अपनी प्रोटेक्शन करना, और मैकेनिज्म का मतलब एक ऐसी प्रोसेस काम में लेते हैं जो अपने को किसी भी चीज के लिए जो अपन नहीं करते हैं उससे अपन प्रोटेक्ट करवाते हैं। पहला बोल रहा है डिनाइल। डिनाइल का मतलब होता है ए प्लेन ऑर्डिनरी रिजेक्शन, किसी भी बात को नकार देना, यानी जैसे कि आप किसी भी चीज के अस्तित्व को नकार देते हो, वो कहलाती है डिनाइल। एग्जाम्पल के लिए बेस्ट एग्जाम्पल होता है दोस्तों करण अर्जुन। करण अर्जुन मूवी सभी ने देखी होगी, और उसकी माँ उसके बच्चे का वेट करती है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, लेकिन वो नहीं आते हैं क्योंकि वो खत्म हो चुके हैं। फिर भी उनका इंतजार करना, यानी ऐसी चीज पर अपना विश्वास बैठाना ना कि वो होगा, वो ऐसा नहीं होता है, कहलाएगा डिनाइल। इसी के अंदर दूसरी चीज, आप दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहो तो कोई किसी पेशेंट को आप किसी भी बीमारी के बारे में बता दो, आपको HIV है, आपको ट्यूबरकुलोसिस है, आपको कैंसर है, और मरीज मना कर दे कि नहीं मुझे ये बीमारी नहीं है, तो वो कौन सी डिफेंस काम में ले रहा है? डिनाइल काम में ले रहा है। तो यहां ऐसा कोई संबंध नहीं हुआ। लास्ट में अगर बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा काम किया जाना जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करे, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करे, लेकिन फिर वो अपने वर्क को चेंजेज ऐसा कर दे कि सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या रहेगा कि एक जो कोई प्रेमी है या कोई लवर्स है, वो क्या कर दे? शायरी सीख जाए। जो क्या सीख जाए दोस्तों? शायरी सीख जाए, और जाकर के एक कोई बड़ा कवि बन जाए। मतलब क्या रह रहा है? डिफेंस काम में ले रहा है सब्लिमेशन। सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन उसने अपने वर्क को चेंजेज कर दिया, किसमें? कवि बन गया, और कवि बन गया तो क्या हो गया? सब्लिमेशन। तो यहां पर भी ऐसा कोई संबंध नहीं है। तीसरा बोल रहा है आपको रेशनलाइजेशन, यानी हर चीज के लिए। जी हां, 80-20 पे बात हो जाएगी डियर। अब वापस से 80-20 का कमेंट मत करना, मैंने देख लिया था। जूनाराम जी 80-20 पे मैं फुल डिस्कशन कर लूंगा, लेकिन अभी सेशन को कंटिन्यू कीजिएगा, बाद में अपन डिस्कशन करेंगे। क्या बोल रहे हैं? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब हर चीज के लिए जवाब देना, रेशनल देना। एग्जाम्पल क्या रहता है? बेस्ट एग्जाम्पल यही रहता है जब एग्जाम के दौरान परसेंटेज कम बनते, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। बाइक क्यों नहीं चलाते? यार बाइक तो नहीं चलाता हूं, एक्सीडेंट की रिस्क है, एक्सीडेंट हो इसके चक्कर में बाइक नहीं चलाते। ऐसा नहीं कि बाइक है ही नहीं, चलाएं कहां से। ये इस प्रकार की अगर कोई व्यक्ति डिफेंस काम में ले रहा है, यानी तर्क देना, खुद का किसी भी बात के पीछे तर्क का देना, कहलाता है रेशनलाइजेशन। इसका संबंध भी यहां नहीं होगा दोस्तों। कुछ बच्चों ने सी दिया था। रेशनलाइजेशन का मतलब किसी भी बात को प्रोटेक्ट करने के लिए तर्क देना, रेशनलाइजेशन कहलाता है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या रहेगा डियर? तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है किसी भी काम के लिए, जो काम गलत है उसके लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना। जैसे कि दूसरे को जिम्मेदार कैसे है? मैंने कोई गलती की है, मेरी गलती किसी दूसरे पे थोप रहा हूं, कौन सी डिफेंस कहलाएगी? प्रोजेक्शन। दारू पीने का शौक तो मुझे खुद को है, लेकिन जिम्मेदार किसको ठहरा रहा हूं? घर वालों की वजह से पी रहा हूं। राइट आंसर जाएगा बी। पेशेंट क्या था? एल्कोहलिक का पेशेंट था, और लंबे समय से एल्कोहल ले रहा था, लेकिन फिर भी उसने घर वालों के लिए बोल दिया कि मेरे घर वालों के कारण पीता हूं। क्या बोला है दोस्तों? किसके बारे में? तो इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन। जी हां, अगर जिस कोर्स के बारे में बोला गया है वो सारे कोर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, डिफेंस मैकेनिज्म के एग्जांपल डिनाइल के अंदर याद रख लेना करण अर्जुन, दूसरा प्रोजेक्शन के अंदर याद रख लेना शराब वाला अपने घर वालों को जिम्मेदार ठहराता है, रेशनलाइजेशन के अंदर याद रख लेना कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाया इसलिए फेल हो गया, सब्लिमेशन के अंदर याद रख लेना कि तुलसीदास जी अपने अथक प्रेम में क्या करते थे? विश्वास करते थे, लेकिन लास्ट में वो क्या बन गए थे? एक बहुत बड़े राम भक्त बन गए थे। एग्जाम्पल याद रखिएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों के सही था, कुछ बच्चों को रेशनलाइजेशन में कंफ्यूजन था, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है मोरो रिफ्लेक्स डिसअपीयर एट विच एज? कौन सी एज ग्रुप के दौरान मोरो रिफ्लेक्स डिसअपीयर हो जाता है? कौन सी एज ग्रुप के दौरान दोस्तों मोरो रिफ्लेक्स के बारे में पूछा है? कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। क्या रहेगा जवाब?
जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या रहेगा? टीचर को ब्लेम करना प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन नहीं होगा, रैशनलाइजेशन होगा। टीचर्स को ब्लेम करना प्रोजेक्शन नहीं होगा डियर, रैशनलाइजेशन होगा। आपके पास अगर बाइक है ही नहीं, आप लोगों को नाटक से बताते हो कि मैं तो बाइक नहीं चलाता क्योंकि रिस्क है, इसकी जगह यह भी बोल सकते हो कि यार कौन तो पैसा कमाए, पैसा कमाने से अधिकतर बीमारियां मिलती है। तो यह भी क्या है? आपका रैशनलाइजेशन, यानी काम खुद नहीं कर रहे हैं और दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या पूछा है दोस्तों? मोरो रिफ्लेक्स डिसअपीयर कब होगा? 6 मंथ पे, 4 मंथ पे, 3 मंथ पे या 8 मंथ पे? अब पहली बात तो मोरो रिफ्लेक्स होता क्या है? आपने किसी भी बच्चे को क्या किया है? अपने हैंड के अंदर पकड़ा है और उसको क्या किया? 45 डिग्री या 30 डिग्री एकदम फॉल डाउन किया है बैक साइड में। उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? पहले तो एडेक्शन, उसके बाद एबडेक्शन देखने को मिलेगा और उसकी फिंगर सी शेप में देखने को मिलेगी। इसको बोलते हैं मोरो रिफ्लेक्स। और मोरो रिफ्लेक्स दोस्तों 6 मंथ पे डिसअपीयर नहीं होता है। मोरो रिफ्लेक्स कब डिसअपीयर होता है डियर? 4 मंथ पे। मोरो रिफ्लेक्स कब डिसअपीयर होगा? आपका 4 मंथ पे, 6 मंथ नहीं रहेगा। 3 से 4 महीने पे डिसअपीयर होता है, 3 to 4 मंथ जवाब जाएगा दोस्तों। मोरो रिफ्लेक्स कब डिसअपीयर होगा? तो 3 to 4। राइट आंसर जाएगा बी, जो कि मैक्सिमम बच्चों ने नहीं दिया था। मैक्सिमम बच्चों का जवाब आ रहा है 6 मंथ नहीं होगा डियर। मोरो रिफ्लेक्स का कब डिसअपीयर हो जाता है? 3 से 4 महीने। जवाब जाएगा बेस्ट आंसर 4 मंथ। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन की लैंग्वेज से ना भटकें, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम के दौरान देखने को मिलेंगे। फिर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ए क्लाइंट विथ कैंसर, मरीज किसका है दोस्तों? कैंसर का है। इज एडमिटेड टू ऑन्कोलॉजी, और कहां पर भर्ती हो गया है? ऑन्कोलॉजी वार्ड में एडमिट हुआ है। स्टेट लैब वैल्यू, उसकी कुछ लैब वैल्यूज आपको दी गई है। क्या दिया गया है? हीमोग्लोबिन लेवल उसका 12.6 है। WBC उसकी 6500 है, बोले तो 6500। आपको उसका पोटेशियम का लेवल 1.9 दिया गया है। यूरिक एसिड का लेवल आपको क्या दिया गया है दोस्तों? 7.0। और उसके साथ ही आपको सोडियम का लेवल दिया गया 136। प्लेटलेट्स का लेवल क्या दिया गया? 178,000, बोले तो 1,78,000। ध्यान से पढ़िएगा, एक ऑन्कोलॉजी बोले तो कैंसर का मरीज है, कैंसर का मरीज एडमिट कहाँ है? तो ऑन्कोलॉजी यूनिट में एडमिट है। उसकी बहुत सारे डाटा आपको दे रखे हैं और उन डाटा के बारे में क्या पूछा है? द नर्स इवालुएट दैट द क्लाइंट, उस क्लाइंट को क्या कर रही है? इवालुएट कर रही है, बोले तो देख रही है, जांच कर रही है। एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग, और उनकी कंडीशन को देख करके वो क्या असेस करेगी? ध्यान से अगर नॉर्मल सारी वैल्यू पढ़ी है तो देखना दोस्तों। पहला बोल रहा है हीमोग्लोबिन 12.6, तो ये तो नॉर्मल फाइंडिंग है। 12.6 तो ये तो नॉर्मल फाइंडिंग है। WBC 6500, तो ये भी 4000 से 11000 नॉर्मल वैल्यू है। पोटेशियम का लेवल 1.9, ये गड़बड़ा रहा है दोस्तों। पोटेशियम का लेवल कितना होना चाहिए? तो 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम का नॉर्मल वैल्यू क्या होती है दोस्तों? याद रखिएगा 3.5 to 5.1, ये आपका कम आ रहा है। यूरिक एसिड का नॉर्मल वैल्यू क्या रहेगा? तो 6.5 से 8 होता है, ये भी सही है। सोडियम का लेवल तो 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट, ये भी सही है। प्लेटलेट्स के नॉर्मल काउंट क्या होते हैं? तो 1.5 लाख से लेकर के कितने हैं? 4.5 लाख, तो ये भी वैल्यू सही है। सारी की सारी वैल्यू सही है, एक को छोड़ करके, वो कौन सी है? पोटेशियम की। ऑप्शन पढ़िएगा, पहला बोल रहा है हाइपरनेट्रीमिया, यानी सोडियम का लेवल बढ़ गया। नहीं बढ़ा है साहब, सोडियम तो नॉर्मल वैल्यू में, ये तो गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम का लेवल कम हो गया। जी हाँ, पोटेशियम का लेवल क्या हो चुका है? कम हो चुका है। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? माइलो सप्रेशन, यानी क्या हो गया? आपको मसल्स के बोन मेरो के अंदर सप्रेशन देखने को मिल रहा है, माइलिन के अंदर डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आपकी बोन मेरो में सप्रेशन होता है तो मरीज में देखने को मिलता है एसेप्टिक एप्लास्टिक एनीमिया। क्या देखने को मिलता है दोस्तों? एप्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर क्या होते हैं? आपके सारे के सारे ब्लड कंपोनेंट का लेवल कम हो जाता, WBC कम हो जाती, प्लेटलेट्स कम हो जाती, इरिथ्रोसाइट के कम हो जाते नंबर। ऐसा कहीं पे नहीं था, तो ये भी गलत है। लास्ट में बोल रहा है ल्यूकोसाइटोसिस, यानी WBC के नंबर बढ़ गए, तो WBC के नंबर यहां पर नहीं बढ़े, नॉर्मल वैल्यू है। राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? राइट आंसर जाएगा बी, हाइपोकैलेमिया। हाइपो का मतलब कम और
थैलेमिया का मतलब पोटेशियम का लेवल क्या हो गया, कम। इतनी वैल्यू दी थी लेकिन उत्तर इसी के अंदर दिया था, इसलिए नॉर्मल वैल्यू सब चीज की पता होनी चाहिए। वेरी गुड डियर, मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट आंसर था। जी हाँ, एप्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलेगा पैनसाइटोपिनिया। क्या देखने को मिलेगा, पैनसाइटोपिनिया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है। मिनिमम स्क्रबिंग टाइम फॉर सर्जिकल हैंड वॉशिंग, कौन सी हैंड वॉशिंग का स्क्रबिंग टाइम पूछा है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग का। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट, कमेंट फास्ट डियर। सर्जिकल हैंड वॉशिंग मैंने एक आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कितने प्रकार की हैंड वॉशिंग होती है और कौन कौन सी हैंड वॉशिंग होगी, कौन कौन सी हैंड वॉशिंग होती है, सारी जानकारी दी थी। जिसके अंदर आपने एक मेडिकल हैंड वॉशिंग पढ़ी थी, एक सर्जिकल पढ़ी थी, एक ओटी के लिए पढ़ी थी। अब आपसे पूछ रहा है कि सर्जिकल हैंड वॉशिंग के अंदर क्या पूछा है, स्क्रबिंग टाइम क्या रहता है, स्क्रबिंग टाइम कितना रहेगा। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ और कमेंट करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा है। कमेंट कीजिएगा, जब तक कमेंट नहीं करोगे खुद को कॉन्फिडेंट नहीं करोगे डियर। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का डी आंसर आना शुरू हो गया। मैंने बताया था सर्जिकल हैंड वॉशिंग का टाइम कितना होता है, 5 मिनट। कितने मिनट की होती है आपकी सर्जिकल हैंड वॉशिंग, 5 मिनट की। स्क्रबिंग का मतलब क्या होता है कि आपको जो हैंड वॉशिंग का प्रोसेस है उसका टाइम पूछ रहा है, यानी जितना सर्जिकल का टाइम होगा उतने टाइम ही स्क्रबिंग करनी है। राइट आंसर जाएगा डी, राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, डी। वहीं पर अगर ओटी का पूछ ले तो जवाब जाता 10 मिनट, ओटी का पूछते जवाब क्या जाता 10 मिनट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्जिकल हैंड वॉशिंग में। और सर्जिकल हैंड वॉशिंग में आपका वाटर का फ्लो क्या रहेगा, एल्बो टू रिस्ट, एल्बो टू रिस्ट क्या रहेगा दोस्तों, एल्बो से रिस्ट की तरफ आपका वाटर का फ्लो रहेगा। क्या रहेगा, सॉरी, रिस्ट टू एल्बो, क्या रहेगा, रिस्ट टू एल्बो देखने को मिलेगा, रिस्ट टू एल्बो। यानी इस प्रकार से आप हैंड को रख करके हैंड वॉशिंग करोगे, क्या कहलाएगी, सर्जिकल। 5 मिनट आंसर रहेगा। वेरी गुड डियर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, विच ड्रग इज यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। एक मरीज किसका है, मैनिक डिसऑर्डर हो चुका है, बोले तो मेनिया का मरीज है। किसका मरीज है, प्रोफाइलेक्सिस पूछी है, बीमारी कंफर्म हुई नहीं है उससे पहले दे रहे हो। अभी बीमारी पूरी कंफर्म नहीं हुई है, उससे पहले आप कौन सी ड्रग दोगे। मरीज को क्या हो रहा है, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यानी ये बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर आती है दोनों, मैनिक का मतलब मेनिया हो जाना और डिप्रेशन का मतलब डिप्रेशन वाला मरीज। मेनिया का मतलब आपकी जो ब्रेन की जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज होती है, यानी अननेसेसरी वर्क को करना बढ़ा देते हो आप, वो कहलाता है मेनिया। और डिप्रेशन का मतलब जो जरूरत वाले कार्य होते हैं दिनचर्या वाले, वो भी खत्म कर देते हो। एक पेशेंट ऐसा है जो दिन के अंदर 5 बार खाना खाता है, मेनिया वाला। एक ऐसा मरीज है जो दिन के अंदर खाना ही नहीं खाता, डिप्रेशन के अंदर जी रहा है। एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे दिन कुछ न कुछ ऊटपटांग हरकत करता रहता है, काम करता रहता है, मेनिया वाला। डिप्रेशन वाला जो अपनी जरूरत वाले काम भी नहीं करता है, इसके अंदर क्या ड्रग रहेगी, पहला बोल रहे हैं लिथियम, दूसरा बोल रहे हैं वेलप्रोट, तीसरा बोल रहे हैं हेलोपिरिडोल और लास्ट में बोल रहे हैं फेनिटोइन। कौन सी ड्रग रहने वाली है, वेरी गुड डियर। मैक्सिमम बच्चों का ए जवाब आ रहा है, बोले तो लिथियम। याद रखिएगा दोस्तों, जहां पर मेनिया का नाम आए, जहां जहां आपको मेनिया वर्ड यूज दिखे, तो मेनिया की एकमात्र ड्रग ऑफ चॉइस होती है कौन सी, लिथियम। मेनिया की कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, लिथियम। राइट आंसर जाएगा ए। दूसरा बोल रहे हैं वेलप्रोट, तो सोडियम वेलप्रोट क्या है दोस्तों, ये मसल रिलैक्सेंट है। सोडियम वेलप्रोट क्या है आपका, ये मसल रिलैक्सेंट है। बोले तो मसल्स के अंदर किसी भी प्रकार का क्रैम्प या एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन आता है तो उसको दूर करते, गलत हो गया। हेलोपेरिडोल क्या है, तो ये आपकी एंटी साइकोटिक ड्रग है। ये क्या है दोस्तों, एंटी साइकोटिक। लास्ट में बोल रहे हैं फेनिटोइन, तो ये क्या है, तो एंटी कन्वर्जन के अंदर काम में लेते हैं, एंटी कन्वर्जन वाली ड्रग है। याद रखिएगा, राइट आंसर क्या जाएगा, लिथियम। राइट आंसर क्या जाएगा, लिथियम। वहीं पर अगर एग्जामिनर आपको पूछ ले एक्यूट मेनिया, कौन सा मेनिया है, एक्यूट मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, तो जवाब देकर के क्या होगे, एक्यूट मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या रहेगी, इसके अंदर रहेगी हेलोपेरिडोल।
हेलोपेरिडोल ड्रग ऑफ चॉइस होती है एक्यूट मेनिया की, याद रखिएगा। और बाकी आपको एक्यूट या क्रोनिक कुछ भी नहीं लिखे, जवाब देकर के आ जाना लिथियम, जवाब देकर के क्या होगे लिथियम। वेरी गुड डियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, फिर जवाब दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है 24 ईयर ओल्ड फीमेल, एक 24 साल की क्या है फीमेल है, क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर, क्या शेड्यूल हो रहा है उसका, सर्जरी शेड्यूल हो रही है, और कब हो रही है, मॉर्निंग में सर्जरी होनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स, नर्स की सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, एक 24 साल की कोई फीमेल है जिसको आज की सुबह सर्जरी होनी है, सर्जरी होने से पहले नर्स की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, नर्स के लिए प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। पहला ऑप्शन बोल रहा है टेकिंग द वाइटल साइन, उसके वाइटल साइन को चेक करें। दूसरा आपसे बोल रहा है ऑब्टेनिंग द परमिट, उससे परमिशन ले। तीसरा बोल रहा है एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर, उसको जाकर के प्रोसीजर को एक्सप्लेन करे। लास्ट बोल रहा है चेकिंग द लैब वर्क्स, उसके लैब वर्क्स या जो लैब की रिपोर्ट्स है उसको जाकर के चेक करें। कमेंट कीजिएगा क्या रहेगा जवाब। 24 साल की फीमेल है जिसको आज सर्जरी होनी है, सर्जरी से पहले नर्स की प्रायोरिटी क्या रहती है, ऑन द डे ऑफ सर्जरी, सर्जरी के दिन ही। मैक्सिमम बच्चों का ये जवाब आ रहा है, कुछ बच्चे सी भी आंसर कर रहे हैं, बोले तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सर्जरी के दिन अपना क्या रोल रहता है, लास्ट में लिखा है चेकिंग द लैब वर्क्स, लैब वर्क बोल दो चाहे लैब वैल्यू बोल दो। अगर लेबोरेटरी की वैल्यूज होती है ना, ये दोस्तों एक दिन पहले देखी जाती है, बोले तो प्री ऑप में, ये आप प्री ऑपरेटिव कंडीशन में देखोगे कि मरीज के अंदर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मल वैल्यू तो नहीं है। अगर एबनॉर्मल वैल्यू है तो आप सर्जरी को पोस्टपोन करोगे, उस बीमारी को ठीक करने की कोशिश करोगे, ना कि ये सर्जरी के दौरान आप देखते हो या सर्जरी के दिन। तो ये पहले दिन देखी जाती है, उस दिन नहीं देखते हैं दोस्तों। दूसरा बोल रहा है एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर, मरीज को प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है, तो ये भी पहले दिन किया जाता है। और इसको प्रोसीजर को एक्सप्लेन कौन करेगा, डॉक्टर करेगा। कौन एक्सप्लेन करेगा, डॉक्टर करेगा। और मरीज से क्या लेगा, कंसेंट फॉर्म लेगा, याद रखिएगा क्या लेगा, कंसेंट फॉर्म भरवाया जाता है। यानी मरीज को सारा का सारा प्रोसीजर बताया जाता है और बताने के उपरांत मरीज की परमिशन ली जाती है। तो जब आपका मरीज का परमिशन लेना और प्रोसीजर एक्सप्लेन करना, ये दोनों पैरेलल चलते हैं। और कौन करवाता है, डॉक्टर करवाता है प्री ऑप कंडीशन में। ये भी कब होता है आपका, प्री ऑप में, बोले तो ऑपरेशन से पहले दिन ले ली जाती है। अब उसके दिन नर्स की प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो नर्स की प्रायोरिटी रहेगी डियर वाइटल चेक करना। यहां पर नर्स की प्रायोरिटी क्या रहेगी, उस मरीज के वाइटल चेक करे। जब आप मरीज को ओटी के अंदर शिफ्ट कर रहे हो तो शिफ्ट करने से पहले उसके वाइटल को चेक करो। अगर कोई वाइटल के अंदर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी है तो क्या करो, फिजिशियन को इन्फॉर्म करो और उसको रिजोल्व करने की कोशिश करो। राइट आंसर ए जाएगा। राइट आंसर क्या जाएगा डियर, ए। कंसेंट फॉर्म पहले दिन लेंगे और लेगा कौन, डॉक्टर साहब खुद लेंगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आज के सेशन का, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच इलेक्ट्रोलाइट हैज बीन मेंटेन इन लिथियम थेरेपी। कल की क्लास के अंदर मैंने बताया था डिजोक्सिन, डिजोक्सिन के साथ आपको पोटेशियम को मॉनिटर करते रहना। अब आज क्वेश्चन ने पूछ लिया लिथियम के बारे में। जब किसी भी मरीज को आप लिथियम नाम की ड्रग दे रहे हो तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर करोगे या मेंटेन करने की कोशिश करोगे। जी हाँ, अगर हाइपरटेंशन नहीं दोस्तों, किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी, जी हाँ नॉर्मली जैसा कि आप सोच रहे हो हाइपरटेंशन होता है, क्योंकि मरीज को जब ऑपरेट के लिए आप शिफ्ट करोगे तो उसके दौरान मरीज में एंजाइटी होगी और एंजाइटी के दौरान उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। एंजाइटी के दौरान मरीज में क्या होगा, ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ जाएगा। वेरी गुड डियर। किस चीज को मॉनिटर करोगे, लिथियम के अंदर किस चीज की एबनॉर्मलिटी, तो याद रखना दोस्तों हाइपोनेट्रीमिया कैन कोज लिथियम टॉक्सिसिटी। पहले तो लिथियम की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, तो आपके रहती है दोस्तों 0.6 से 1.2, 0.6 से लेकर के 1.2 क्या रहती है, लिथियम की नॉर्मल वैल्यू होती है। और मरीज लिथियम वाले में टॉक्सिसिटी कब होती है, तो मोर देन 2 में आपको क्या देखने को मिलेगी, टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। याद रखिएगा अगर किसी भी मरीज के अंदर वैल्यू कितनी हो जाए, 3 से 4 हो जाए, उसके अंदर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हीमोडायलिसिस।
इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। अगर किसी भी मरीज के अंदर लिथियम का वैल्यू कितना बढ़ गया है, बढ़ करके 3 से 4 हो गया है, 3 से 4 हो गया तो मरीज में करना पड़ेगा हीमोडायलिसिस। बाकी टॉक्सिसिटी कब बोलोगे तो 2 से मोर देन 2 होने पर सबसे पहले मरीज में क्या देखने को मिलेगा, तो वही सिम्टम एबनॉर्मल क्या देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। क्या देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, यही देखने को मिलेगा। और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर करना है, तो हमेशा सोडियम का लेवल। अगर मरीज में क्या हो गया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया बोले तो लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, अगर सोडियम का लेवल इससे कम हो रहा है तो ये क्या कराएगा, लिथियम की टॉक्सिसिटी कराएगा। ये क्या कराएगा, टॉक्सिसिटी कोज करेगा। और अगर किसी भी मरीज में लिथियम की टॉक्सिसिटी हो गई, अगर किसी भी मरीज में लिथियम की टॉक्सिसिटी हो गई तो ये जाकर के आपके उसके ब्लड के अंदर क्या करा देगा, हाइपरनेट्रीमिया। वर्ड को फोकस करना, बोले तो मोर देन 145 मिली इक्विवेलेंट। दोनों कंसेप्ट अलग है। हाइपोनेट्रीमिया कैन कोज लिथियम टॉक्सिसिटी और लिथियम टॉक्सिसिटी कैन कोज हाइपरनेट्रीमिया, दोनों कंसेप्ट को अलग लगाना। अगर पूछे कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो हाइपोनेट्रीमिया जिम्मेदार है, ये आपके टॉक्सिसिटी कराएगा। अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो क्या हो जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया। इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि जब आपकी जो रीनल्स की जो वेसल्स होती है, जहां पर आपका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होगा फ्लूइड का, उसके दौरान क्या रहता है दोस्तों, ये लिथियम के कंपोनेंट एज लाइक सोडियम होते हैं। तो वो आपकी रीनल बोले तो आपकी किडनी में कोई ऐसा जेमर नहीं लगा है जो उसको डिटेक्ट कर ले, कोई QR कोड नहीं लगा, तो वो क्या करता है, लिथियम को एब्जॉर्ब कर लेता है सोडियम समझ के। और किस कंडीशन में करेगा, जब सोडियम का लेवल कम होगा, वो सोचेगा हाँ सोडियम आ रहा है, इसका एब्जॉर्प्शन करते जाओ, और उस एब्जॉर्प्शन के चक्कर में क्या हो जाती है, टॉक्सिसिटी। याद रखिएगा, हमेशा किसका लेवल मेंटेन करोगे, मॉनिटर करोगे, तो सोडियम का। और मरीज को क्या ड्रग नहीं दोगे, कॉन्ट्राइंडिकेट होती है अगर मरीज में क्या चल रही है, डायूरेटिक। अगर किसी भी मरीज के अंदर क्या चल रही है दोस्तों, डायूरेटिक। डायूरेटिक यानी एक ऐसी ड्रग जो आपके यूरिन आउटपुट को बढ़ा दे। यूरिन आउटपुट को बढ़ाने वाली ड्रग के साथ कभी भी लिथियम नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर हुआ, ये आपकी लिथियम थी मेनिया की ड्रग। वेरी गुड डियर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ड्रग इज रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेट इन ब्रेस्ट फीडिंग। रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेट पूछी है, रिलेटिवली का मतलब साथ साथ में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी, और किसके अंदर रहेगी, ब्रेस्ट फीडिंग बोले तो लैक्टेटिंग मदर के अंदर। एक माँ जो अपने बच्चे को अपना ब्रेस्ट मिल्क पिला रही है, और ब्रेस्ट मिल्क पिलाने के दौरान उसके अंदर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ड्रग नहीं देनी। पहला बोल रहा है सल्फोनिल यूरिया, दूसरा बोल रहा है प्रोपेनोल, तीसरा बोल रहा है जिडोविडिन, और लास्ट में बोल रहा है सिफेलोस्पोरिन। जवाब दीजिएगा दोस्तों, क्या आंसर रहने वाला है, कमेंट फास्ट। क्या पूछ रहा है, कौन सी ड्रग नहीं दोगे मां को, ऐसी कौन सी ड्रग है जो उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। सी आंसर आ रहा है, बोले तो जिडोविडिन नहीं देंगे। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस सेशन से जुड़ा हुआ और कमेंट करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा है। आज तो सेशन भी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़े से कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे, और नोटबुक लेके बैठना दोस्तों। इस सेशन से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे कि याद रखोगे एग्जाम के दौरान। वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों का सी आया, लेकिन कुछ बच्चों का ए जवाब आया। अब याद रखिएगा, क्योंकि कॉन्ट्रा इंडिकेट किसको बोलोगे, तो वो ड्रग जो आपके ब्रेस्ट मिल्क के साथ क्या हो, रिलीज होगी, जो ब्रेस्ट मिल्क के में क्या होगी, एक्सक्रीट होगी। एक्सक्रीट का मतलब उसके निकलने का रास्ता। मेनली सारी की सारी ड्रग आपकी किडनी से एक्सक्रीट होती है, लेकिन उसके कुछ एक्सक्रीशन के रूट होते हैं, जिसमें ऐसी ड्रग जो किसमें एक्सक्रीट हो रही है, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी एक्सक्रीट होगी, वो कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगी। लास्ट में लिखा है सिफेलोस्पोरिन, तो सिफेलोस्पोरिन नाम का ग्रुप है जिसके अंदर सेप्ट्रेक्सोन वगैरह अपन मेडिसिन काम में लेते हैं। ये बीटा लैक्टम से आपका क्या करती है, कॉम्बिनेशन की ड्रग है। तो ये दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान सेफ ड्रग होती है, ना कि कॉन्ट्रा इंडिकेट। ये तो मरीज को दे सकते हैं, ये तो क्या कर सकते हो आप, दे सकते हो, बंद नहीं करनी है। आप लोगों को भी पता होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान सिफेलोस्पोरिन या पेनिसिलिन बेस्ट एंटीबायोटिक होती है।
तीसरा बोल रहा है जिडोविडिन। तो मैंने आपको जब एचआईवी पढ़ाया तो एचआईवी के दौरान प्रेग्नेंट मदर को जिडोविडिन देने का बोला था, और जिडोविडिन आप उसको भी दे रहे हो और उसके बच्चे को भी दे सकते हो। तो जिडोविडिन नाम की ड्रग भी दे सकते हो, मदर को भी दे सकते हो, उसके बच्चे को भी उसका ओरल सस्पेंशन दे सकते हैं। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल क्या है? तो बीटा ब्लॉकर है, ये भी दे सकते हो, इसका एक्सक्रीशन सिर्फ किडनी से होगा। क्लियर है? पहली लिखी हुई है सल्फोनिल यूरिया। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? सल्फोनिल यूरिया लिखा हुआ है। और ये सल्फोनिल यूरिया किस ग्रुप की ड्रग है, या ये किसके लिए यूज में ली जाती है? तो ये जाकर के आपके डायबिटिक पेशेंट के अंदर काम में लेते हैं। हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है। ये क्या है दोस्तों? ये मरीज के अंदर जाकर के हाइपोग्लाइसीमिया करवाएगा। क्या कोज करेगा? हाइपोग्लाइसीमिया। ये सल्फोनिल यूरिया आपके जाकर के बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज को क्या करते हैं? एक्टिव करते हैं। किस सेल को? बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज को एक्टिव करेंगे और बीटा सेल क्या रिलीज करती है? इंसुलिन का एक्सक्रीशन करवाती है। किसका? इंसुलिन का रिलीज करवाएगी। और जब इसके अंदर इंसुलिन का रिलीज होगा तो ये जाकर के क्या कराएगा? हाइपोग्लाइसीमिया। कंसेप्ट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अगर कोई मां सल्फोनिल यूरिया नाम की ड्रग ले रही है, बोले तो ग्लिमीप्राइड इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ग्लिमीप्राइड नाम का एग्जाम्पल। अब ये जब आप मदर को दे रहे हो तो इसके ब्रेस्ट मिल्क से रिलीज हो रही है, ये रिलीज हो रही है, तो बच्चा जब ब्रेस्ट मिल्क को पिएगा तो बच्चे के अंदर क्या पहुंच गया? सल्फोनिल यूरिया पहुंच चुका है। अब कंसेप्ट को समझिए, मां को क्यों दिया था? क्योंकि मां डायबिटीज की थी, बोले तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ा हुआ था और उसके अंदर इंसुलिन रिलीज होगा और ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाएगा। लेकिन बच्चे के अंदर तो कोई बीमारी नहीं थी, ये ब्रेस्ट मिल्क से एक्सक्रीट होके बच्चे के ब्लड में पहुंच गया। और अब सल्फोनिल यूरिया बच्चे के अंदर भी इसी प्रकार से काम करेगा, बोले तो जाकर के बीटा सेल पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा, उसके अंदर इंसुलिन का रिलीज करवाएगा। और जब बच्चे में इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा तो बच्चे में क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? बच्चे के अंदर भी देखने को मिलेगा हाइपोग्लाइसीमिया। तो ना तो बच्चे ने कुछ मीठा खाया था, ना उसके अंदर डायबिटीज था, फिर भी बच्चा किस में चला गया? हाइपोग्लाइसीमिया में। इसलिए कभी भी मां को कौन सी ड्रग नहीं देते जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी? सल्फोनिल यूरिया नहीं देंगे डियर। कौन सी नहीं देंगे? सल्फोनिल यूरिया। वेरी गुड। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द नर्स इज वर्किंग इन द इमरजेंसी। नर्स कहां पर काम कर रही है? इमरजेंसी रूम के अंदर काम कर रही है। वेन ए क्लाइंट, जब कोई भी पेशेंट आ रहा है, अराइव विथ सीवियर बर्न, मरीज किसका आया है? सीवियर बर्न का आया है। लेफ्ट आर्म, बोले तो लेफ्ट साइड का हाथ जला हुआ है, हैंड, लेफ्ट साइड का आर्म और हैंड जला हुआ है, उसका फेस जला हुआ है और उसके नेक के अंदर भी बर्न है। ध्यान से देखिएगा क्या बोला है दोस्तों, क्या चीज लिखी है। एक इमरजेंसी के दौरान नर्स अपनी ड्यूटी कर रही है, ड्यूटी के दौरान एक ऐसा पेशेंट आता है जिसके अंदर क्या हो रखा है? पेशेंट के अंदर लेफ्ट आर्म बर्न है, बोले तो हाथ जला हुआ है, उसके साथ उसका पूरा का पूरा फेस जला हुआ है, उसका नेक रीजन भी क्या हो चुका है? बर्न हो चुका है। विच एक्शन शुड रिसीव प्रायोरिटी, यानी प्रायोरिटी क्या रहेगी? सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दोगे? और प्रायोरिटी उसी को देते हैं मरीज को बचाने वाली चीज को, ऐसी चीज को प्रायोरिटी देंगे जो मरीज को बचा देगा। पहला बोल रहा है स्टार्टिंग एन आईवी थेरेपी को जल्दी से स्टार्ट कर दो। दूसरा बोल रहा है अप्लाई ऑक्सीजन, मरीज को ऑक्सीजन लगा दो। तीसरा बोल रहा है ऑब्टेनिंग ब्लड गैस से सॉरी डियर, ऑब्टेनिंग ए ब्लड गैसेज, उसके ब्लड गैसेज का असेसमेंट करो। बोले तो एसिडोसिस नहीं होगा, एल्कोलोसिस नहीं हो गया, किसी भी प्रकार का एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में जानकारी। और लास्ट में बोल रहा है मेडिकेटिंग द क्लाइंट फॉर पेन, मेडिकेटिंग द क्लाइंट फॉर पेन, पेन के लिए मरीज को प्रायोरिटी दोगे। तो जवाब दीजिएगा क्या हो रहा है मरीज के अंदर? क्या जवाब रहने वाला है? मरीज का बर्न हो चुका है फेस वाला हिस्सा, और जब फेस वाला हिस्सा बर्न हो गया डियर तो क्या हो जाएगा? जी हाँ, पानी पी लिया है दोस्तों। फेस वाला हिस्सा अगर बर्न हो जाएगा तो मरीज का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एयरवे में दिक्कत आएगी, और एयरवे में दिक्कत आ रही है तो एयरवे में दिक्कत आई तो ऑक्सीजन में दिक्कत,
फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा सांस होती है, आस होती है और सांस पे ही जिंदगी होती है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है स्टार्टिंग एंड आईवी फ्लूइड। अगर आईवी फ्लूइड आपने 10 मिनट बाद चालू कर दिया तो मरीज की डेथ नहीं होगी। पहला ऑप्शन तो यहां मैच नहीं खाता। दूसरा बोल रहा है अप्लाई ऑक्सीजन। जी हां, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, यहां पर ऑक्सीजन लगा दो, क्योंकि ऑक्सीजन लगाई तो उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है और जान जा सकती है। तीसरा बोल रहा है ऑब्टेनिंग ब्लड गैसेज, ये आपकी प्रायोरिटी असेसमेंट के अंदर नहीं आएगा, ये तीसरा स्टेप हो सकता है। लास्ट बोल रहा है मेडिकेटिंग फॉर पेन, और मरीज को दर्द तो होना ही है जब इतना बुरी तरह से जल चुका है। तो ना तो पेन प्रायोरिटी है, क्योंकि वैसे तो पेन प्रायोरिटी होती है, लेकिन यहां पेन प्रायोरिटी इसलिए नहीं है कि अगर मरीज थोड़ी देर दर्द के अंदर कर्रा रहा है तो उसका असर आपकी जान पे, आपकी जिंदगी पे नहीं होगा। आईवी फ्लूइड आपकी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका एयरवे रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों, क्लियर है। राइट आंसर क्या जाएगा, बी ऑक्सीजन। और यहीं पर अगर ऑक्सीजन से पहले आपको मैं बोल दूं पेटेंट एयरवे और दूसरा बोलूं ऑक्सीजन, तो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगा पेटेंट एयरवे। आपको पहले एयरवे के अंदर किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको रिमूव करो और उसके बाद ऑक्सीजन अप्लाई करो। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन। सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन के लिए मोस्ट कॉमन साइट क्या रहने वाली है दोस्तों, मोस्ट कॉमन साइट किसके लिए पूछी है, सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन के लिए। जवाब दीजिएगा। सेंट्रल लाइन लगा रहे हो मरीज को, किसके लिए लगा रहे हो, तो किसी भी मेडिसिन को देने के लिए, मरीज को न्यूट्रिशन देने के लिए, कोई किसी भी प्रकार की डायरेक्ट मेडिसिन आपको हार्ट तक पहुंचानी है तो दे सकते हो। उसके लिए मरीज के अंदर क्या लगा दी दोस्तों, मरीज के लिए आपने लगा दी है सेंट्रल लाइन। और सेंट्रल लाइन हमेशा लगाई जाती है बिग वेन में, लार्ज वेन में। क्या यूज किया जाता है, लार्ज वेन का यूज किया जाता है। लार्ज का मतलब ये नहीं कि एक लंबी वेन जो यहां से लेकर के कश्मीर तक जाए, ऐसी वेन नहीं। लार्ज का मतलब डायामीटर के अंदर, लार्ज का मतलब क्या रहेगा दोस्तों, डायामीटर। ऐसी वेन जिसका डायामीटर ज्यादा हो, क्योंकि आप इसके अंदर मरीज को क्या दे सकते हो, न्यूट्रिशन वगैरह। पहली बोल रही है इंटरजुगुलर वेन देख सकते हो, दूसरा बोल रहे हैं फीमोरल वेन, तीसरा बोल रहा है रेडिकल वेन, रेडियल वेन, और लास्ट में बोल रहे हैं ब्रेकियल वेन। कमेंट फास्ट डियर, कौन सी वेन के अंदर लगाओगे। जब सेंट्रल लाइन लगाई जाती है तो याद रख लेना सेंटर पार्ट ऑफ बॉडी में लगाई जाती है। सेंट्रल लाइन कहां लगाई जाएगी, ये लीजिएगा कोई भाई साहब है, और इनके अंदर आपको क्या लगानी है दोस्तों, सेंट्रल लाइन लगानी है। ये इनके हाथ है दोस्तों, ये कोई मरीज है जिसके अंदर आपको सेंट्रल लाइन लगानी है, तो सेंट्रल लाइन कहां लगाओगे, हमेशा सेंटर पार्ट के अंदर। और सेंटर पार्ट के अंदर क्या आता है, थोरेक्स वाला हिस्सा। तो ऐसी वेन जो आपके थोरेक्स वाले हिस्से से होगी, नियर बाई हार्ट होगी और लार्ज डायामीटर में होगी, उसके अंदर काम में लेंगे। क्या हो रहा है, फीमोरल वेन, तो फीमोरल वेन आपके हार्ट से दूर है और वहां से यहां तक अगर हार्ट तक पहुंचेगी तो जो लेग्स वगैरह होते हैं और हैंड होते हैं, ये पेरिफेरल पार्ट में काम आते हैं। ये किस में काउंट होते हैं, पेरिफेरल में। तो आपका क्या फीमोरल नहीं होगा, रेडियल आपके हाथ से निकलती है, ब्रेकियल आपके हाथ से निकलती है। तो ये तीनों की तीनों किस में काउंट होगी, पेरिफेरल पार्ट में। ये किसके अंदर आती है, पेरिफेरल पार्ट साइट होती है। क्या होती है, पेरिफेरल पार्ट साइट। इसका यूज यहां नहीं करेंगे, कहां करेंगे दोस्तों, पीआईसीसी में। पीआईसीसी के अंदर इसका यूज लिया जाता है। और सेंट्रल का एकमात्र एग्जांपल आपको दे रखा है इंटरजुगुलर वेन। कौन सी दे रखी है, इंटरजुगुलर वेन। राइट आंसर ए जाएगा। किसके लिए असेसमेंट कर रहे हो, तो मरीज का सीवीपी चेक कर सकते हो। सीवीपी के साथ ही, सीवीपी बोले तो सेंट्रल वीनस प्रेशर, सीवीपी का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल वीनस प्रेशर असेसमेंट कर सकते हो। और यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सीवीपी की नॉर्मल वैल्यू क्या रहेगी। सीवीपी की नॉर्मल वैल्यू क्या रहने वाली है दोस्तों, याद रखना, इसकी होती है 3 से 8 mm ऑफ Hg। कितनी होती है सीवीपी की नॉर्मल वैल्यू, 3 से 8 mm ऑफ Hg। और वहीं पे आपको एग्जामिनर क्या बोल दे दोस्तों, फीमोरल में नहीं ला रहेंगे दोस्तों, फीमोरल वाली किस में काउंट होगी, पेरिफेरल में। और अपने को क्वेश्चन ने पूछा है सेंट्रल लाइन, सीवीपी की नॉर्मल वैल्यू अगर mm ऑफ Hg में पूछे तो जवाब देना है 3 से 8। और दूसरा किस में पूछ सकते हैं, सेंटीमीटर H2O में। जब सेंटीमीटर H2O में पूछे तो जवाब देकर के आना है 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O होती है वैल्यू। और अगर आपको पूछ ले mm ऑफ Hg में 3 से 8, नॉर्मल वैल्यू जिस प्रकार से पूछे वो जवाब देना है दोस्तों। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, ए। वेरी गुड डियर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ध्यान से पढ़िएगा। और बहुत इजी क्वेश्चन आ चुका है।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच सिरिंज इज यूज फॉर फ्लशिंग पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल लाइन कैथेटर। सेंट्रल कैथेटर ये आ चुका है आपका PICC। पूछ रहे हैं कि PICC को कितने नंबर की सिरिंज से फ्लश करोगे। प्लस करने का मतलब किसी भी प्रकार का उसके अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं आ गया, किसी भी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ गया, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हो। किसके अंदर कर रहे हो, पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब पेरिफेरल रूट में। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें काम में लेंगे दोस्तों, तो इसके अंदर आप हैंड और फुट बोले तो लेग वेन का, रेडिकल वेन का काम में लोगे। इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, वहां से पेरिफेरल पार्ट से कहां पहुंच रहा है, सेंटर में पहुंच रहा है। यूज सेम रहेगा, वर्क सेम रहेगा। जवाब दीजिएगा दोस्तों, कितने नंबर सिरिंज काम में लोगे, साइज क्या होगी और किससे करोगे। तो फ्लश किया जाता है नॉर्मल सलाइन के साथ। फ्लश किसके साथ करोगे, नॉर्मल सलाइन, यानी किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन को दूर कर सकें। राइट आंसर जाएगा डी। A, B और C नहीं होगा। 5 ml सिरिंज काम में ली जाती है और NS के साथ उसको फ्लश किया जाता है। वेरी गुड डियर, मैक्सिमम बच्चों का सही था यह आंसर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए, ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है, द नर्स इज विजिटिंग होम। एक नर्स क्या कर रही है, किसी भी मरीज के घर पे विजिट कर रही है। हेल्थ क्लाइंट विद द ओस्टियोपोरोसिस, मरीज को बीमारी क्या है, ओस्टियोपोरोसिस हो चुका है। द क्लाइंट हैज न्यू प्रिस्क्रिप्शन, उसको नया इलाज मिला है। और इलाज क्या मिला है, एलेंड्रोनेट बोले तो फेसोमैक्स। विच इंस्ट्रक्शन शुड गिव द काइंड। एक नर्स है जो मरीज का क्या कर रही है दोस्तों, घर पे विजिट कर रही है। क्या है दोस्तों, अभी कमेंट बॉक्स में डाल देना। जी हाँ, अगर किसी भी प्रकार की अगर आपका कमेंट होता है और ना पढ़ने में आए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, उसका आपको प्रॉपर जवाब मिल जाएगा सेशन एंड होने के बाद। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नर्स है जो मरीज का घर पे क्या कर रही है, विजिट कर रही है। विजिट के दौरान बीमारी असेस हुई है ओस्टियोपोरोसिस, और ओस्टियोपोरोसिस के लिए उसको एक नया प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन मिला है, नई क्या मिली है, मेडिसिन। और मेडिसिन का नाम है एलेंड्रोनेट, और ये मेडिसिन का ब्रांड नेम क्या है, तो फेसोमैक्स। अब नर्स उसको ऐसा क्या इंस्ट्रक्शन देगी, पहला बोल रही है रेस्ट इन बेड आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन फॉर एटलीस्ट 30 मिनट, कि कम से कम दवाई लेने के 30 मिनट तक आपको क्या करना है दोस्तों, कम से कम क्या करना है, रेस्ट करनी है। दूसरा बोल रहा है अवॉइड रैपिड मूवमेंट आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन, दवाई लेने के बाद रैपिड मूवमेंट नहीं करना है। तीसरा आपसे बोल रहा है टेक द मेडिसिन विथ वाटर ओनली, मेडिसिन सिर्फ पानी के साथ लेनी है। और लास्ट बोल रहा है अलाउ एट लिस्ट 1 आवर बिटवीन टेकिंग द मेडिसिन एंड टेकिंग अदर मेडिसिन, किसी भी प्रकार की 2 प्रकार की अगर दवाई ले रही है तो कम से कम 1 घंटे का गैप होना चाहिए। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या जवाब रहेगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। UPCHO के लिए मैंने बोल दिया है, स्पेशल क्लासेस चला दी जाएगी डियर। अभी इन सेशन को अटेंड करो, यहीं से आपके जो अलग से जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहां से कवर हो जाएंगे। तो अभी सेशन को अटेंड कीजिएगा। पहला बोल रहा है रेस्ट करनी है उसको कम से कम 30 मिनट तक, पेशेंट को मूवमेंट से रोकना है, पेशेंट को मेडिसिन पानी के साथ देनी है और दूसरी मेडिसिन के बीच में 1 घंटे का गैप। तो ये जो एलेंड्रोनेट होती है ये जाकर के पेशेंट के अंदर क्या करवाती है, तो ईसोफेजियल अल्सर करवाती है। क्या करवाएगी, ईसोफेजियल अल्सर करवाती है। और क्या करती है, तो ये आपकी गैस्ट्रिक इरिटेंट होती है, गैस्ट्रिक इरिटेंट। गैस्ट्रिक इरिटेंट बोले तो आपकी जीआई म्यूकस को क्या करेगी, इरिटेट करेगी। और अगर इसके रिफ्लेक्स ऊपर की तरफ आते हैं तो मरीज के अंदर ईसोफेगस में अल्सर बना देंगे। जब ईसोफेगस में अल्सर बना रही है तो मरीज को हमेशा मेडिसिन देने के बाद रेस्ट के लिए बोला जाएगा। यानी आप लोगों को पता होगा अगर किसी भी मरीज के अंदर GERD होता है बोले तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, क्या होती है बीमारी, GERD। GERD का मतलब क्या है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। जब आपके गैस्ट्रिक कंटेंट के मरीज में रिफ्लेक्स आते हैं तो अपन मरीज को क्या बोलते हैं, आपको रेस्ट करनी है। और पहला ही ऑप्शन बोल रहा है रेस्ट इन बेड, मरीज को बेड पर रेस्ट करनी है आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन, मेडिसिन लेने के लिस्ट का मतलब कम से कम, और कितने टाइम, 30 मिनट। तो यही राइट आंसर जाने वाला है। दूसरा ऑप्शन आपको बोल रहा है कि मरीज को मूवमेंट के बारे में, तो मूवमेंट कर सकता है अगर मरीज क्या कर रहा है, घूम फिर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर भी आपको रेस्ट कैसे करनी है, अपराइट पोजीशन में। कैसी पोजीशन है दोस्तों, अपराइट पोजीशन काम में लेनी। बोले तो सीधे बैठना, ऐसे नहीं मरीज सो गया, अगर सो गया तो क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर आ जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों।
नेक्स्ट तीसरा बोल रहा है मेडिकेशन को वाटर के साथ, अगर ज्यादा पानी के साथ दोगे तो वो वैसे ही आपके कार्डियक इंस्पेक्टर को प्रेस करके ऊपर चली आ जाएगी, ये भी गलत है, मूवमेंट का भी नहीं है। और दूसरी मेडिसिन के साथ में 1 घंटे का गैप कभी नहीं होता है, 10 से 15 मिनट का हर मेडिसिन में होता है, 1 आवर का यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं होगा। राइट आंसर क्या जाएगा? ए। वेरी गुड डियर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज के सेशन का? क्वेश्चन पूछ रहा है डिलीरियम ट्रिमर्स आर विड्रोल सिम्टम ऑफ। आपको डिलीरियम ट्रिमर नाम के सिम्टम किस मरीज के अंदर देखने को मिलेंगे? डिलीरियम ट्रिमर्स, कौन सा ट्रिमर देखने को मिल रहा है दोस्तों? ट्रिमर नया वर्ड आ गया। एक तो ट्रिमर वो जो आप अपनी सेविंग बनाने में काम में लेते हो, और दूसरा ये वाला ट्रिमर्स आ चुका है। डिलीरियम ट्रिमर्स आर विड्रोल सिम्टम का मैंने कल बताया था। किसी भी बीमारी या किसी भी मेडिसिन का अगर लॉन्ग टर्म यूज करो और फिर आप क्या कर दो, अचानक से उसको बंद कर दोगे तो उसके क्या आएंगे? विड्रोल सिम्टम। कल की क्लास के अंदर एल्कोहलिक विड्रोल के बारे में पढ़ा था, आज आ गया डिलीरियम ट्रिमर्स। किस मेडिसिन के कारण? पहला बोल रहा है एल्कोहलिज्म, दूसरा बोल रहा है कोकीन, तीसरा बोल रहा है ओपोइड, और लास्ट में बोल रहा है कैनाबीज। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का ए जवाब आ रहा है। अगर बात करें कैनाबीज नाम की ड्रग से क्या बनता है, तो कैनाबीज मेरीजूना से लिया गया है। कैनाबीज कहां से लिया गया है? मेरीजूना। मेरीजूना प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों, और इसका यूज कहां पर करते हो? तो एंटी साइकोटिक मेडिसिन के लिए। एंटी साइकोटिक मेडिसिन यानी एलोपेरिडोल वगैरह, ओलेंजापिल, इन मेडिसिन का जब निर्माण करते हो तो कहां से लेते हो? तो मेरीजूना प्रोडक्ट आते हैं, कैनाबीज नाम से लिया जाता है। क्लियर है? कैनाबीज के पौधे आते हैं, वहां से ये बनती है। तो यहां पर इनका तो कोई रोल नहीं है, ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा बोल रहा है ओपोइड। ओपोइड के अंदर क्या आता है आपका? मॉर्फिन वगैरह, तो इनसे भी नहीं लिया गया है, याद रखिएगा। दूसरा बोल रहा है क्या? कोकीन। तो कोकीन के अंदर भी आपको विड्रोल सिम्पटम में क्या? ट्रिमर्स नहीं देखने को मिलते हैं। डिलीरियम ट्रिमर्स कब देखने को मिलते हैं? यानी रेगुलर पैक बनाते थे, दारू का सेवन करते थे, शराब पीते थे, लेकिन कुछ कारण से 2 दिन से नहीं पी रहे और मरीज के हाथ पैर कांपने लग गए। देखा होगा कि जो शराबी अपना रेगुलर सेवन करता है शराब का, जैसे कि मान लीजिए कोई 6 बजे क्या हो जाता है, शाम को स्टार्ट हो जाता है पीने को, और आज उसको 6 बजे नहीं मिली, कोई बात नहीं, फिर भी मरा जा रहा है। दूसरे दिन 6 बज गए, अभी तक उसको नहीं मिली। अब मरीज के अंदर क्या देखने को मिलेंगे? एल्कोहल विड्रोल सिम्टम आएंगे। विड्रोल सिम्टम के दौरान उसके हाथों पैरों में क्या हो रही है? ट्रिमर्स आ रहे हैं। उस मरीज के हाथ पैर इस प्रकार से कांपते हुए दिख रहे हैं, इसी को बोलते हैं एल्कोहलिक विड्रोल सिम्टम। राइट आंसर क्या जाएगा डियर? ए। याद रखिएगा, डिलीरियम ट्रिमर्स को ही बोलते हैं अर्ली सिम्टम। या अगर आपको एग्जामिनर क्या बोल दे? अर्ली सिम्टम, अर्ली साइन एंड सिम्टम में पूछे ना एल्कोहलिक के पेशेंट में, तो भी आपको क्या देखने को मिलेगा? जी हाँ, क्या देखने को मिलेगा? तो विड्रोल सिम्टम में आपको ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे। राइट आंसर ए जाएगा। राइट आंसर क्या जाएगा? कोकीन एक प्रकार का जो प्रोडक्ट होता है दोस्तों, ये जो अपन काम में लेते हैं ना, जैसे कि अमल के बारे में बात करें, चर्स, गांजा वगैरह, ये प्रोडक्ट होते हैं, उन्हीं में कोकीन आता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स। क्या पूछा है? कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा है। कॉम्प्लिकेशन का मतलब किसी भी बीमारी की चरम सीमा पर पहुंच जाना, और क्या हो रही है? आफ्टर परफोरेशन, यानी परफोरेशन का मतलब वो चीज फट चुकी है, रप्चर हो चुकी है। और क्या रप्चर हो चुकी है? आपकी अपेंडिक्स रप्चर हो चुकी है। किसी भी मरीज के अंदर अपेंडिक्स का रप्चर होने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? पहला बोल रहा है पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, बोल रहे तो पेरिटोनियल कैविटी का क्या है? इन्फ्लामेशन। दूसरा बोल रहा है मरीज में सीवियर हेमरेज हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, और लास्ट बोल रहा है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाएगी। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। मेरे हिसाब से एक भी बच्चे के ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा दिया तो। अपेंडिक्स क्या होती है और अपेंडिक्स का क्या हो रहा है? परफोरेशन हो रहा है। परफोरेशन का मतलब हो गया रप्चर हो रही है। परफोरेशन का मतलब क्या हो गया डियर? वो रप्चर हो रही है। रप्चर का मतलब वो फट रही है। अब क्या देखने को मिलेगा कि जी मान लीजिएगा जब आपकी क्या हो चुकी है? अपेंडिक्स रप्चर हो चुकी है। अपेंडिक्स रप्चर हो गई तो उसके अंदर जो कंटेंट भरा हुआ है, जो इन्फ्लामेटरी जो मटेरियल है, वो बाहर आएगा और आपके कहाँ चला जाएगा? पूरी की पूरी पेरिटोनियल कैविटी में। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। कहां का इन्फ्लामेशन हो रहा है? पेल्विक एरिया का। अपेंडिक्स कहां है? आपकी एब्डोमिनल कैविटी में, तो पेल्विक का इन्फ्लामेशन देखने को तो मिलेगा ही नहीं। दूसरा सी बोल रहा है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो इंटेस्टाइन तो रप्चर हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही आ रहा है, फ्लो आ रहा है।
क्या हो रहा है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने की तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। जो इसके अंदर कंटेंट भरा हुआ है वो तो बाहर आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। हेमरेज, तो हेमरेज होने का मतलब कोई ब्लड वेसल्स रप्चर थोड़ी हुई है, इंटेस्टाइन रप्चर हुआ है। क्या रप्चर हुआ है, इंटेस्टाइन। अपेंडिक्स क्या है, आपकी इंटेस्टाइन का पार्ट है, इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, तो वो रप्चर हो रहा है तो इसके अंदर हेमरेज नहीं होगा। क्या देखने को मिलेगा, पेरिटोनाइटिस, बोले तो इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी। जो अपेंडिक्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट भरा था वो अब आपका कहां आ चुका है, पूरी की पूरी पेरिटोनियल कैविटी में, और अब उसको इन्फ्लाम्ड कर रही है। क्या कर रही है, उसको इन्फ्लाम्ड करने की कोशिश कर रही है, उसको बर्बाद कर रही है। तो मरीज के अंदर पेरिटोनाइटिस, याद रखिएगा ये कॉम्प्लिकेशन होता है, सीवियरिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहे, नेक्स्ट आपके लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन दोस्तों क्या रहने वाली है, नॉर्सेट एमसीक्यू बैच। क्या इंफॉर्मेशन है, अगर कोई व्यक्ति किसकी तैयारी कर रहा है, नॉर्सेट के ख्वाब देख रहा है, एम्स में जाने की सोच रहा है, उसके लिए स्पेशल अवेलेबल है दोस्तों नॉर्सेट कंप्लीट थ्योरी कोर्स। और नॉर्सेट कंप्लीट थ्योरी कोर्स को परचेज कर सकता है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेंगे, वीडियो के साथ ऑडियो लेक्चर मिलते हैं। यानी अगर आपने उस चीज को पढ़ रखा है तो ऑडियो लेक्चर के दौरान उस टॉपिक को सुन सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। इसके अंदर आपको ई नोट्स मिलेंगे, इसके अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी, टीचर्स के द्वारा हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, टेस्ट पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर मिलेंगे, आपको इसके अंदर क्विज मिलेगी, सेल्फ टेस्ट क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। याद रखिएगा सेल्फ टेस्ट क्रिएट, आप इसके अंदर खुद सेल्फ टेस्ट को क्रिएट कर सकते हो। स्पेशल अगर आपने नॉर्सेट की थ्योरी के बारे में सारी जानकारी ले ली तो आपके लिए स्पेशल अवेलेबल है एमसीक्यू बैच। एमसीक्यू बैच पूरा का पूरा हूबहू नॉर्सेट पैटर्न पे रहेगा। हर एक वो क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के दौरान देखने को मिलेगा वो डील करवाया जाएगा यहाँ। नेक्स्ट, अगर कोई बच्चा यूपी पीएससी स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहा है तो आज ही कंप्लीट थ्योरी कोर्स को परचेज कर सकता है। लाइव क्लासेज इसकी अवेलेबल मिलेगी, लाइव क्लासेज होती है और इसी की क्या रहती है, रिकॉर्डेड क्लासेज भी आपको देखने को मिलती है। जी हाँ, अगर इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने, प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने तो आज ही परचेज कर लो कंप्लीट नॉर्सेट थ्योरी कोर्स, कंप्लीट नॉर्सेट थ्योरी और कंप्लीट एमसीक्यू बैच। अगर कोई व्यक्ति कंप्लीट नॉर्सेट थ्योरी कोर्स लेता है तो उसके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। अगर कंप्लीट नॉर्सेट थ्योरी कोर्स लेगा तो उसके लिए क्या होगा, एमसीक्यू बैच फ्री 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 रहेगा, याद रखिएगा। और उसी के साथ अगर तैयारी कर रहे हो यूपी की तो यूपी का कंप्लीट थ्योरी कोर्स अवेलेबल है डियर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है आज के सेशन का, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा, क्या जवाब रहेगा दोस्तों। वेरी गुड डियर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है द नर्स इज मेकिंग इनिशियल राउंड। नर्स क्या कर रही है, एक शुरुआती राउंड लेने की कोशिश कर रही है, कहां पर, ऑन द क्लाइंट विथ C5 फ्रैक्चर। मरीज के फ्रैक्चर कहां है, सर्वाइकल 5 के अंदर। कौन सी आपकी सर्वाइकल कौन सी वर्टिब्रा में फ्रैक्चर है, तो सर्वाइकल 5 में फ्रैक्चर है। एंड द कर्चफील्ड टोंग, और मरीज को क्या लगा हुआ है, कर्चफील्ड टोंग लगा हुआ है। विच इक्विपमेंट शुड बी नर्स केप्ट एट द बेड साइड, और कौन सा इक्विपमेंट होगा जो नर्स मरीज के बेड साइड में रखेगी। मरीज को क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, सर्विक्स की 5 के अंदर फ्रैक्चर है। सर्वाइकल 5 के अंदर फ्रैक्चर होने का मतलब आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर फ्रैक्चर हो गया, और यहां से आपकी मैक्सिमम नर्व जो रूट कैनाल्स होती है, यहाँ की नर्व होती है, वो अपर बॉडी पार्ट को सप्लाई करती है, और उसी के साथ आपके रेस्पिरेटरी पार्ट के लिए भी क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल। और मरीज को आपने क्या लगा दिया, ट्रीटमेंट के रूप में लगा दिया है कर्चफील्ड टोंग। और ये कर्चफील्ड टोंग कैसा देखने को मिलता है, इस प्रकार का होता है दोस्तों, इस प्रकार का कर्चफील्ड टोंग होगा। इसके ऊपर हैंग लगा होता है, इसको हैंग कर देते हैं। यह क्या, ये लीजिएगा किसी मरीज की क्या है, ये आपका क्या है दोस्तों, मरीज है। इस मरीज के अंदर ये थोड़ा सा नीचे बन गया है, इसको ऊपर की तरफ मान लेना डियर। ये लीजिएगा कर्चफील्ड टोंग है, मरीज के कहां लगाओगे,
ये इस प्रकार से फिट होता है आपका कर्चफील्ड टोंग। याद रखिएगा दोस्तों, ये कोई मरीज है तो इसको इस प्रकार से लगा दोगे और यहाँ क्या कर दोगे, वेट लगा के मरीज की जो सर्वाइकल है उसके अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ जाए, इमोबिलाइज करने के लिए उसको क्या कर दोगे, खींच के वेट लगा दोगे। अब ये मरीज को लगा हुआ है तो आप नर्स उसके पास में कौन सी चीज रखेगी? पहला ऑप्शन बोल रहा है ए पेयर ऑफ फोरसेप, फोरसेप रखेगी, और फोरसेप का भी क्या, पेयर यानी जोड़े में फोरसेप रखेगी। दूसरा बोल रहे हैं टोर्नियो की रीच रखेंगे, बोले तो स्क्रू ड्राइवर रखेंगे जिससे इसको खोल सकें। तीसरा बोल रहा है ए पेयर ऑफ वायर कटर, वायर कटर का पेयर रखेंगे, पेयर का मतलब जोड़ा, और जोड़ा किसका, वायर कटर का जोड़ा रखेंगे। और लास्ट में बोल रहे हैं स्क्रू ड्राइवर, क्या रखोगे दोस्तों, रीच रखोगे, स्क्रू ड्राइवर रखोगे, वायर कटर रखोगे या फोरसेप? याद रखिएगा, जवाब दीजिएगा जल्दी से, क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरीज को बीमारी क्या थी, C5 में फ्रैक्चर था, कर्चफील्ड लगा हुआ है। वेरी गुड। पहला बोल रहा है पेयर ऑफ फोरसेप, तो फोरसेप का योल यहाँ नहीं होगा दोस्तों। फोरसेप लेकर के क्या करोगे, मरीज के अंदर यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, ये लगा हुआ है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ सकती है, अगर इसके अंदर किसी भी प्रकार का डिसलोकेशन हुआ या मरीज के अंदर कैसे कोई ऐसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी पाई गई तो इसके दौरान अपने को इसको खोलना पड़ेगा। एकमात्र पर्पज क्या है, इसको खोलना है, और खोलने के लिए आपके पास क्या अवेलेबल होना चाहिए, इसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए दोस्तों टोर्निक्यू रीच। यानी आप लोगों ने एक रीच स्क्रू ड्राइवर देखा होगा जो अलग साइज का आता है। यहां लास्ट में लिखा है स्क्रू ड्राइवर, जो क्या होता है, किसी भी स्क्रू को खोलने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यहां पर स्क्रू से नहीं खुलेगा, यहां पर आपके बड़े वाले स्क्रू लगाए गए हैं। कैसे दोस्तों, इस प्रकार के स्क्रू होते हैं, उनको खोलने के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों, रिच चाहिए। क्या चाहिए, रिच। इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, देखा होगा आप सभी लोगों ने। इसके ऊपर एडजस्टेबल वाला होता है, इसकी साइज को एडजस्ट करते हैं और इसका यूज करेंगे। लास्ट में बोल रहा है स्क्रू ड्राइवर का यूज नहीं करेंगे, और वायर कटर तो है ही नहीं। वायर कटर कब लेते हो, किसी भी मरीज के अंदर जब मैंडिबल और मैक्सिबुला को फिक्स करने के लिए आपने वायर डाल रखे हैं, उसके दौरान आपको वायर कटर की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, राइट आंसर क्या जाएगा, टोर्निक्यू रीच। इससे क्या कर सकते हो, इसको टोर्निको फील्ड या क्रच फील्ड को खोल सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर जाएगा बी। राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, बी। वेरी गुड जी हाँ, रीच काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है थप्स ऑफ हेयर आर सीन इन विच टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। थप्स ऑफ हेयर यानी बालों का गुच्छा देखने को कौन से आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में देखने को मिलेगा। यानी आपको कुछ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखे गए हैं, जी हाँ, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बताए गए हैं जिनके अंदर थप्स ऑफ हेयर कौन से मरीज में देखने को मिलेगा। थप्स ऑफ हेयर का मतलब बालों का गुच्छा कौन से मरीज में होगा, कमेंट कीजिएगा। पहला बोल रहा है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, दूसरा बोल रहा है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, तीसरा बोल रहा है एंटेरोसील, और लास्ट में जवाब दे रहे हैं हाइड्रोसिफेलस। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या जवाब रहने वाला है। मैक्सिमम बच्चों का ए आ रहा। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया, जो आपके नर्व सप्लाई के लिए आपकी जो स्पाइनल कोड है उसके अंदर किसी ने किसी प्रकार की मिस्टेक का पाया जाना, वो कहलाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। किसके कारण देखने को मिलती है, तो फोलिक एसिड की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण, फोलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी हुई तो मरीज में देखने को मिलेगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्लियर। इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, तो एक तो टाइप होता है स्पाइना बाइफिडा, एक क्या होता है मेनिंजियोसील, एक होता है माइलो मेनिंजियोसील। माइलो मेनिंजियोसील, ये तीन प्रकार के पाए जाते हैं। क्या, एक तो पाया गया स्पाइना बाइफिडा, एक होता है मेनिंजियोसील। मेनिंजियोसील्स का मतलब क्या हो गया, आपकी मेनिंजियस का इन्वॉल्वमेंट है, सिर्फ मेनिंजियस इन्वॉल्व हो रही है और उसके अंदर क्या भरा जा रहा है, फ्लूइड भरा जा रहा है। माइलो मेनिंजियोसील का मतलब क्या हो गया, जो आपकी एबनॉर्मलिटी है न्यूरल ट्यूब के अंदर, इसके अंदर क्या हो गया, जो मेनिंजियस है और नर्व रूट का इन्वॉल्वमेंट हो गया और फ्लूइड भरा जा रहा है। नर्व रूट का इन्वॉल्वमेंट हो गया, उसको बोलोगे माइलो मेनिंजियोसील। इसके कारण मरीज के जो पेरिफेरल पार्ट है, डिसेंडिंग एरिया, उनमें वीकनेस, एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। मेनिंजियोसील के अंदर क्या हो गया, सिर्फ फ्लूइड भर रहा है, एक एक्स्ट्रा पाउच बाहर की तरफ देखने को मिल रहा है। अब बात आ गई स्पाइना बाइफिडा, इसके अंदर दो कंडीशन होती है, एक तो होता है ओकल्टा और एक होता है सिस्टिका। ओकल्टा के अंदर क्या होता है, आपको देखने को मिलता है दोस्तों थप्स ऑफ हेयर। जो ये थप्स ऑफ हेयर वाली कंडीशन देखने को मिलती है, बोले तो जहां पर आपकी स्पाइनल कोड है,
ये वाली स्पाइनल कोड, इसके बाहर क्या हो गए, थप्स ऑफ हेयर देखने को मिले, इसको बोलोगे ओकल्टा। और सिस्टिका के अंदर क्या होगा, एक एक्स्ट्रा पाउच बाहर की तरफ निकल जाएगा जिसके अंदर कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ एक्स्ट्रा पाउच का बनना कहलाता है सिस्टिका। राइट आंसर क्या जाएगा, ए। राइट आंसर क्या जाएगा डियर, ए। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का सही था। एंटेरोसील का मतलब क्या होता है, इंटेस्टाइन जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी में है, एब्डोमिनल कैविटी से इंटेस्टाइन निकल के पेल्विक कैविटी में चली जानी, एंटेरोसील कहलाती है। और हाइड्रोसिफेलस का मतलब क्या होगा, आपके ब्रेन के अंदर क्या होगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ का क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है। हाइड्रोसिफेलस का मतलब क्या हो गया, आपके ब्रेन के अंदर, ब्रेन्स के पार्ट के अंदर किसका लेवल बढ़ रहा है, सीएसएफ का लेवल बढ़ रहा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, क्लियर है। एंटेरोसील का मतलब इंटेस्टाइन पेल्विक कैविटी में आ गई, हाइड्रोसिफेलस के अंदर आपका फ्लूइड भरना शुरू हो गया। स्पाइनल कोड, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के अंदर क्या हो गया, एक एबनॉर्मल पाउच क्रिएट हो रहा है और थप्स ऑफ हेयर देखने को मिल रहे हैं ओकल्टा में। राइट आंसर जाएगा ए। वेरी गुड डियर। जी हाँ, सीएसएफ एक्यूमुलेशन, दो कारण से, या तो ज्यादा बन रहा है सीएसएफ या उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एसोसिएट विद द डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। कल ही पढ़ा था, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। पूछ रहे हैं कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के साथ में क्या देखने को मिल रहा है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। डिजॉक्सिन के साथ कौन से इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर करोगे, हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया दो बार आ चुका है, इसको एक को हाइपो मान लेना। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया या हाइपोकैलेमिया। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस सेशन से जुड़ा हुआ है और कमेंट नहीं कर पा रहा है। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का ए। मैंने कल बताया था हाइपोकैलेमिया, अगर मरीज को हाइपोकैलेमिया हो गया तो ये जाकर के करवा देगा डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी, और अगर किसी मरीज में डिजॉक्सिन की क्या हो गई टॉक्सिसिटी, तो वो क्या करवा देगी, हाइपरकैलेमिया। क्या करवा देगी, हाइपरकैलेमिया। दोनों कंसेप्ट को अलग रखिएगा, क्लियर है। वेरी गुड डियर। राइट आंसर क्या जाएगा, ए। और इसी के साथ अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो क्या दोगे, डिजीबाइंड या डिजॉक्सिन इम्यून फेब। एंटीडोट पता है ना, डिजीबाइंड या डिजॉक्सिन इम्यून फेब। वेरी गुड, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आज के सेशन का। क्वेश्चन पूछ रहा है, द ए इन्फेंट वेट 7 पाउंड। एक बच्चा बोले तो बच्चे का वजन कितना है, 7 पाउंड वेट है। द एक्सपेक्टेड वेट 1 ईयर, और उस बच्चे का 1 साल के बाद कितना वजन देखने को मिलेगा। एक बच्चा जिसका वजन 7 पाउंड है और 1 साल बाद कितना वजन देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है 10 पाउंड, दूसरा 12 पाउंड, 18 पाउंड या 21 पाउंड। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या जवाब रहेगा। डी आंसर आ रहा है बच्चों का। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर बात करें कि वेट के अंदर आपको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वेट अगर 8 बर्थ होता है ना, 8 बर्थ का डबल कब हो जाता है, तो डबल 2 टाइम्स कब हो जाता है, तो 2 टाइम्स आपका डबल कब हो जाता है, डबल होता है 5 मंथ पे। कब होता है, 5 मंथ पे। ट्रिपल कब होता है, 1 ईयर पे। उसके बाद ये हो गया आपका ट्रिपल। उसके बाद क्वाड्रेट कब हो जाता है, तो 2 साल पे। उसके बाद 5 गुना कब हो जाता है, 3 साल पे। 6 गुना कब हो जाता है, 7 साल पे। और 10 गुना हो जाता है 10 साल पे। क्वेश्चन ने पूछा है 1 साल पे कितना होगा, तो 1 साल पे होता है ट्रिपल। 1 साल पे कितना हो जाएगा दोस्तों, ट्रिपल। तो 7 पाउंड का ट्रिपल कितना होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। 7 पाउंड का ट्रिपल कितना होगा, 21 पाउंड। कितना हो जाएगा, 21 पाउंड। राइट आंसर जाएगा डी। और 1 पाउंड में वेट कितना होता है, अगर किसी बच्चे को आइडिया है तो कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा। 1 पाउंड के अंदर कितना वेट देखने को मिलता है, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। 1 पाउंड में कितना वेट होता है, कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। 1 पाउंड में कितना वेट देखने को मिलेगा। 1 kg के अंदर 2.2 LBS देखने को मिलता है। सही बात है। मैंने पूछा है 1 पाउंड कितने का होता है, ये आप सभी लोगों की सही बात है। ये तो मैं भी बोल रहा हूं, 1 kg इक्वल टू 2.2 LBS। LBS का मतलब लिप्रा पाउंड सिस्टम। ये तो मैं भी बोल रहा हूं, 1 किलो बराबर
2.2 LBS। मैंने तो आपसे पूछा है 1 LBS इजिकल टू 1 LBS इजिकल टू, क्या जवाब दोगे? अभी तक एक भी बच्चे के करेक्ट आंसर नहीं आया है। चलिए नोटबुक खुली है तो लिख लेना दोस्तों। कई बच्चे तो केजी में वेट दे रहे हैं, केजी के अंदर नहीं होगा दोस्तों। 454 ग्राम कितना होता है? 254 कितना होता है? 1 LBS के अंदर वेट होता है आपका 454 के ग्राम। कितना अगर बात करें तो, और अगर केजी के अंदर पूछे तो जवाब दे देना 2.2, और अगर पूछे 1 का तो जवाब देकर के क्या होगे? 454 ग्राम। याद रखना 454 केजी नहीं डियर, कमेंट करने से पहले देखो तो सही, केजी नहीं देना है आपको, ग्राम में देना। राइट आंसर जाएगा डी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस। रोटा वायरस का रूट क्या रहने वाला है? 1 सेकंड के अंदर धमाधम कमेंट करके बता दीजिएगा क्या जवाब रहेगा। मात्र 1 सेकंड में कमेंट आने चाहिए। रोटा वायरस की वैक्सीन को किस रूट से दोगे? और रोटा वायरस की वैक्सीन किससे प्रिवेंट कराएगा? तो डायरिया से। किस बीमारी से प्रिवेंट कराएगा? तो डायरिया नाम की डिजीज से प्रिवेंट करवाता है या प्रोटेक्ट करता है। जल्दी से कमेंट करके बताओगे क्या रूट रहेगा? ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस या सबक्यूटेनियस? वेरी गुड। क्या आंसर जाएगा दोस्तों? ओरल रूट से दी जाती है। और कितनी देते हो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रख लेना। 5 ड्रॉप्स देते हैं। कितनी देते हो? 5 ड्रॉप्स दी जाती है रोटा वायरस की। टाइम ड्यूरेशन अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले तो 6, 10 और 14 वीक। याद रखिएगा रोटा वायरस का टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है? तो 6, 10 और 14 वीक पे दिया जाता है। कितनी देते हो? 5 ड्रॉप्स देते हैं ओरली। वेरी गुड डियर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आज के सेशन का? व्हाइटिश डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना इज सीन। कैसा डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है? वेजाइना से व्हाइट डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है। कहां से देखने को मिल रहा है? वेजाइना से। कैसा डिस्चार्ज है? व्हाइट कलर का डिस्चार्ज है। क्या बोलोगे? ट्राइकोमोनियासिस हो गया? क्या उसको सिफिलिस हो चुका है? क्या उस मरीज को गोनोरिया है या उस मरीज को कैंडिडासिस है? कौन सी बीमारी हो गई इसके लिए व्हाइट डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है? कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। क्या जवाब रहेगा? एक फीमेल जिसके वेजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है व्हाइट कलर का, और व्हाइट कलर के डिस्चार्ज होने का मतलब क्या प्रदर्शित हो रहा है? कौन सी बीमारी? दिए गए ऑप्शन में से कौन सी बीमारी होगी जिसमें व्हाइटिश डिस्चार्ज देखने को मिलेगा? चलेगा, बात कर रहे हैं, पहला लिखा हुआ है ट्राइकोमोनियासिस, तो इसके अंदर व्हाइट कलर देखने को नहीं मिलता, इसमें लिटिल पिंकिश देखने को मिलेगा। या इसके अंदर क्या होगा? वाटरी डिस्चार्ज होगा। कैसा होगा? वाटरी डिस्चार्ज होगा। और जब इसके अंदर इन्फेक्शन बढ़ जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा येलो कलर में। फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? येलो कलर के डिस्चार्ज में। पहला तो गलत। सिफिलिस नाम की बीमारी के अंदर क्या होगा? तो इतना वेजाइनल डिस्चार्ज पे अफेक्ट नहीं होगा। अगर होगा तो भी कैसा होगा? येलो कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलेगा सिफिलिस में। ये भी गलत है। तीसरा बोल रहा है गोनोरिया, तो गोनोरिया के अंदर स्टार लगा के लिख लेना येलो कलर का डिस्चार्ज। गोनोरिया के अंदर क्या होगा? येलो कलर का डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, ये भी गलत। और जहां जहां येलो कलर का डिस्चार्ज देखने को मिला इसका मतलब वहां हो रहा है इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, याद रखिएगा। और लास्ट में बोल रहे हैं जी हाँ, कर्ड लाइक। कैसा देखने को मिल रहा है? चीज लाइक या कर्ड लाइक डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है कैंडिडासिस में। राइट आंसर जाएगा डी। किसके कारण हो रहा है? कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण। किसके कारण हो रहा है दोस्तों? कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण देखने को मिल रहा है। और कैसा डिस्चार्ज है? व्हाइट कलर। इसी को एग्जामिनर पूछ सकता है चीजी कलर, इसी को पूछ सकता है कर्ड कलर। याद रखिएगा, राइट आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्लाइंट इज एडमिट विद द इविंग सार्कोमा। मरीज को क्या बीमारी है दोस्तों? इविंग सार्कोमा नाम की कोई बीमारी है। और इविंग सार्कोमा के अंदर क्या पूछा है? विच सिम्टम वुड बी एक्सपेक्टेड ड्यू टू ट्यूमर लोकेशन। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ट्यूमर की लोकेशन के अनुसार आपको कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है हेमीप्लेजिया देखने को मिलेगा, बोले तो हाफ साइड पैरालिसिस हो जाएगी। दूसरा बोल रहा है एफेजिया देखने को मिलेगा। तीसरा बोल रहा है नोजिया देखने को मिलेगा। और लास्ट बोल रहा है बोन पेन। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। एक मरीज है जिसको इविंग सार्कोमा नाम की बीमारी है और क्वेश्चन ने पूछा है कि उसकी लोकेशन के अनुसार, यानी ये बीमारी कहां पाई जाती है और उसके अनुसार मरीज के अंदर क्या सिम्टम देखने को मिलता है। वेरी गुड
डी आंसर आ रहा है मैक्सिमम बच्चों का। तो इविंग सार्कोमा कहाँ का होता है, तो ये बोन के अंदर पाया जाता है। कहाँ का कैंसर है दोस्तों, तो ये आपके बोन का कार्सिनोमा है। और जब बोन का कार्सिनोमा है तो ये जाकर के बोन को क्या कर देगा, खोखली बना देगा, होलो बोन बना देगा। और जब बोन में डिफॉर्मिटी होगी तो मरीज को पेन भी कहाँ होगा, कि उसने पूछा था उसकी लोकेशन के अनुसार बताओ। तो पहला बोल रहा है हेमीप्लेजिया, तो हाफ साइड का पैरालिसिस होने का संबंध स्ट्रोक से है। हाफ साइड पैरालिसिस किस बीमारी में होगा, स्ट्रोक से। यहां पर इसका कोई रोल नहीं होगा। दूसरा बोल रहा है एफेजिया। एफेजिया का मतलब किसी भी मैसेज को ना तो आप कम्युनिकेट कर पाते हो, ना तो रिसीव कर रहे हो, ना क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। एफेजिया 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है एक्सप्रेसिव, एक होता है रिसेप्टिव या रिसेप्सिव, और लास्ट में होता है ग्लोबल। ये 3 प्रकार के आपको एफेजिया देखने को मिलता है, यानी कम्युनिकेशन की प्रोसेस के अंदर पाई जाने वाली एबनॉर्मलिटी। और एबनॉर्मलिटी किसके कारण है, तो न्यूरोवस्कुलर डिसऑर्डर के कारण। मरीज के अंदर आपका क्या है, डैमेज हो चुका है ब्रोकाज एरिया। अगर ब्रोकाज एरिया डैमेज हो चुका है तो ब्रोकाज रेस्पॉन्सिबल होता है मोटार मूवमेंट के लिए, बोलने के लिए। जब आप ढंग से बोल नहीं पाओगे तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा, और इसको क्या बोलोगे, एक्सप्रेसिव एफेजिया। किसके कारण, ब्रोकाज के कारण। ब्रोकाज एरिया अगर आपका डैमेज है, ये होता है मोटार मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल। अगर ब्रोकाज एरिया आपका डैमेज है नर्वस सिस्टम का, तो आप ढंग से बोल नहीं पाओगे, और बोल नहीं पाओगे तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा, बोले तो एक्सप्रेसिव एफेजिया। दूसरा क्या हो सकता है, रिसेप्टिव एफेजिया। रिसेप्टिव का मतलब आप किसी भी मैसेज को ढंग से रिसीव नहीं कर पा रहे हो, और रिसीव नहीं करने के दौरान आपके अंदर होता है सेंसरी एरिया डैमेज। और वो कौन सा, वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया आपका डैमेज हो चुका है, ये किसके लिए जिम्मेदार है, तो सेंसरी। और इसके कारण मरीज को देखने को मिलता है रिसेप्टिव एफेजिया, यानी अगले जो सामने वाला मरीज है या सामने वाला कोई व्यक्ति है वो तो ढंग से बोल रहा है, लेकिन आपके पास क्या नहीं पहुंच रहा है, मैसेज। जी हाँ, ब्रोकाज एरिया पाया जाता है फ्रंटल एरिया में, वर्निक्स एरिया पाया जाता है टेम्पोरल एरिया में। और लास्ट में बोल रहे हैं ग्लोबल एफेजिया। ग्लोबल एफेजिया का मतलब आपका क्या हो चुका है, ब्रोकाज भी डैमेज हो गया और वर्निक्स एरिया भी क्या हो चुका है, डैमेज। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज। तो यहां पर आपका एफेजिया नहीं हो रहा है जब आपका कैंसर किसका हो गया, बोन का। जब हड्डी का कैंसर है तो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट का कोई संबंध नहीं। तीसरा बोल रहा है नोजिया। तो नोजिया कोई लोकेशन से थोड़ी हो रहा है, नोजिया कोई लोकेशन के कारण नहीं, ट्रीटमेंट का पार्ट होगा। और लास्ट में बोल रहा है बोन पेन, बोले तो हड्डियों का दर्द। तो हड्डियों का दर्द किसके कारण है, क्योंकि जिस बोन के अंदर आपका कैंसर है तो मैक्सिमम बोन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, और मरीज में क्या देखने को मिल रहा है, बोन पेन देखने को मिल रहा है। मरीज के अंदर क्या देखने को मिल रहा है डियर, बोन पेन। राइट आंसर जाएगा डी। इन वर्ड को याद रख लेना, ब्रोकाज का होता है मोटार के लिए, वर्निक्स क्या है सेंसरी के लिए, और ग्लोबल के अंदर क्या हो चुका है, कंबाइंड। वेरी गुड डियर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है रेड कलर यूरिन इज सीन इन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। रेड कलर का यूरिन किस मरीज के अंदर देखने को मिलेगा, कैसा यूरिन देखने को मिल रहा है, रेड कलर का। जी हाँ, लाल कलर का देखने को मिल रहा है। और किसके कारण, एंटी ट्यूबरकुलर के ड्रग के कारण। एक मरीज जिसको क्या चल रही है, एटीटी चल रही है, मरीज को ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी थी, और उसके उपचार के लिए आपने उसको एटीटी चला दी, लेकिन उस एटीटी के कारण भाई साहब में क्या हो चुका है, रेड कलर का यूरिन आ रहा है। पहला बोल रहे हैं रिफाम्पिसिन के कारण होगी, दूसरा बोल रहे हैं इथाम्बिडोल के कारण, तीसरा बोल रहे हैं आइसोनियाजाइड, और लास्ट में बोल रहे हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी एटीटी के कारण आपको रेड कलर का यूरिन देखने को मिलेगा, कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। वेरी गुड। अगर बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो यह आपकी क्रेनियल नर्व 8 को डैमेज करती है। किस क्रेनियल नर्व को 8 को डैमेज करेगी, मरीज में देखने को मिलेगा हीरिंग डिस्टर्बेंस या हीरिंग लॉस वाली कंडीशन। और यही आपकी प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है। किसमें दोस्तों, तो प्रेगनेंसी के अंदर ये आपकी कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है, कभी भी नहीं देनी। आइसोनियाजाइड जाकर के क्या करवाती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी या पेरिफेरल न्यूराइटिस। मरीज के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन या नमनेस देखने को मिलती है, ये भी गलत। दूसरी लिखी हुई है इथाम्ब्यूटोल। तो इथाम्ब्यूटोल जाकर के ऑप्टिक न्यूराइटिस करवाती है, बोले तो ऑप्टिक नर्व का इन्फ्लामेशन करवाएगी, और जब उसका इन्फ्लामेशन होगा तो मरीज के अंदर विजन लॉस होगा। मरीज के अंदर क्या देखने को मिलेगा डियर, विजन लॉस देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में कलर विजन और उसके बाद टोटल विजन लॉस। पहला ऑप्शन बोल रहा है रिफाम्पिसिन। जी हाँ, रिफाम्पिसिन एक ऐसी ड्रग होती है जिसके कारण मरीज के अंदर ऑरेंज और रेड कलर का यूरिन देखने को मिलता है।
और ये क्या होता है दोस्तों, रेड ऑरेंज कलर का जब यूरिन मरीज में पास आउट होगा तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फ्लूइड का लेवल बढ़ा दो। क्या करना है, इंक्रीज फ्लूइड इंटेक, फ्लूइड इंटेक का लेवल बढ़ा दो, ताकि मरीज के अंदर क्या होगा, 3 से 4 वॉइडिंग के साथ ये एक्सक्रीट हो जाएगा, 3 से 4 वॉइडिंग में ये एक्सक्रीट हो जाएगा और आपके अंदर नॉर्मल यूरिन देखने को मिलेगा। तो जब कभी भी मरीज को रिफाम्पिसिन दो, उससे पहले पेशेंट को ये बता देना है कि आपको इस कलर का यूरिन देखने को मिलेगा, कैसा, रेड ऑरेंज, ताकि मरीज वापस से हॉस्पिटल में ये खुशखबरी लेकर के नहीं आ जाए कि मुझे क्या हो रहा है, रेड कलर का यूरिन आ रहा है। उसको पहले ही सजेस्ट कर देना ताकि मरीज में एंजाइटी नहीं हो। वेरी गुड डियर, राइट आंसर गया था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, कॉम्प्लिकेशन एसोसिएट विद द मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपसे कॉम्प्लिकेशन पूछा है, किसका पूछा है, एसोसिएटेड मतलब साथ साथ में, किसके साथ में, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किसी मरीज को आप क्या दे रहे हो, मैसिव ब्लड, और मैसिव ब्लड का मतलब क्या होता है, 10 यूनिट से ज्यादा, 10 यूनिट से ज्यादा दे रहे हो किसके अंदर, मोर देन 10 यूनिट किस में दे रहे हो, 24 आवर्स में। अगर किसी पेशेंट को 24 घंटे के अंदर, अगर किसी पेशेंट को 24 घंटे के अंदर आपने 10 यूनिट से ज्यादा अगर ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया, क्या कहलाएगा, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या कहलाएगा दोस्तों, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, दूसरा बोल रहा है हाइपोनेट्रीमिया, तीसरा बोल रहा है हाइपरनेट्रीमिया, और लास्ट में बोल रहे हैं हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या जवाब रहने वाला है। चलेगा, बात करते हैं कि मरीज के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा जब आपको मरीज को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो। तो एक चीज तो देखने को मिलेगी कि आपकी जो सेल्स का डिस्ट्रक्शन होगा, जब आप मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे तो सेल के लाइफ स्पान जिन जिनका खत्म हो चुका है उनका डिस्ट्रक्शन होगा। बोले तो मरी हुई सेल ब्लड में लगा दोगे, और जब मरी हुई सेल मरीज को लगाओगे तो किसका लेवल बढ़ जाएगा, पोटेशियम का। क्यों बढ़ जाएगा कि इंट्रासेल्युलर कैशन क्या होता है, इंट्रासेल्युलर क्या अवेलेबल होता है, तो पोटेशियम अवेलेबल होगा। जब आपकी ये सेल का डिस्ट्रक्शन होगा तो बाहर क्या निकलेगा, पोटेशियम बाहर निकलेगा। तो एक चीज तो ये होगी कि पोटेशियम का लेवल उस मरीज के अंदर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। दूसरी क्या देखने को मिलेगी कि जब आप ब्लड लगा रहे हो मरीज को बार बार, तो ब्लड के अंदर अवेलेबल होता है सिट्रेट। क्या अवेलेबल होता है दोस्तों, सिट्रेट नाम का एक फ्लूइड अवेलेबल होता है, जो क्या करता है, उसको जमने से रोकता है। लेकिन ये क्या होगा, जब आप मरीज को सिट्रेट लगाओगे तो सिट्रेट जाकर के कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है। सिट्रेट किसके साथ बाइंड हो जाएगा, कैल्शियम के साथ, और फिर क्या हो जाएगा, यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। याद रखिएगा कंसेप्ट क्या बता रहा हूं, सिट्रेट आपका कैल्शियम के साथ बाइंड हो रहा है और उसके साथ यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है। सिट्रेट काम में क्यों लिया था, ताकि ब्लड न जमना शुरू नहीं होए। कैल्शियम बाइंड हो गया और एक्सक्रीट हो गया तो मरीज में क्या देखने को मिला, हाइपोकैल्सीमिया। क्या देखने को मिला, डिक्रीज कैल्शियम लेवल। मरीज में क्या देखने को मिला, डिक्रीज कैल्शियम लेवल, बोले तो हाइपोकैल्सीमिया। तो ढूंढिएगा हाइपरकैलीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। पहला बोल रहा हाइपोकैलीमिया, नहीं, पहला तो यही गलत। हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम पे कोई इफेक्ट नहीं। हाइपरनेट्रीमिया, सोडियम पे कोई इफेक्ट नहीं। राइट आंसर क्या जाने वाला है, डी है। राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, डी। क्यों हुआ था, क्योंकि मरीज में क्या हुआ था, पोटेशियम सेल के डिस्ट्रक्शन से बढ़ गया, तो हाइपरकैलीमिया। और कैल्शियम क्यों हुआ, तो कैल्शियम का लेवल कम हो गया क्योंकि सिट्रेट के साथ बाइंड होकर के वो एक्सक्रीट हो गया। यहीं पर इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी दोस्तों, क्या अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले कि क्रोनिक रीनल फेलियर है, क्या है मरीज है दोस्तों, क्रोनिक रीनल फेलियर का मरीज है, उसको कौन सा ब्लड देना चाहिए, तो हमेशा फ्रेश ब्लड देना है। उसको क्या देना है, हमेशा फ्रेश ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना है। कभी भी ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करना है रीनल फेलियर वाले पेशेंट में। कारण क्या है कि उसके अंदर पहले से पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है और आपने पुराना ओल्ड ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया तो उसके दौरान उसके अंदर और पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा और उसकी जान भी चली जा सकती है। तो याद रखिएगा रीनल फेलियर वाले पेशेंट को क्या दोगे, फ्रेश ब्लड। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, ध्यान से पढ़ेगा और फिर जवाब दीजिएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ढंग से पढ़िएगा और फिर जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट। नर्स किसकी केयर कर रही है दोस्तों, एक क्लाइंट की केयर कर रही है। और क्लाइंट किसका है, एपिलेप्सी का है। हु इज बीइंग ट्रीटेड विद द कार्बामाजेपिन। मरीज को क्या ड्रग चल रही है, कार्बामाजेपिन नाम की ड्रग चल रही है, बोले तो टॉर्गेट्रोल। विच लेबोरेटरी वैल्यू माइट इंडिकेट सीरियस साइड इफेक्ट।
दिए गई वैल्यू में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो आपको सीरियस साइड इफेक्ट के बारे में बता रही? जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्या जवाब रहने वाला है। जी हाँ, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अगर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे तो ज्यादा ब्लड लगाओगे तो मरीज में एक डिसऑर्डर होगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। वहीं पर चलिएगा एक बात कर लेते हैं, मरीज वो जब आप मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे उसके दौरान आयरन का लेवल भी बढ़ जाता है। किसका लेवल बढ़ जाता है दोस्तों? आयरन ओवरलोड देखने को मिलता है। ये प्रीवियस क्वेश्चन का बता रहा हूं दोस्तों, क्या देखने को मिलता है? आयरन ओवरलोड भी देखने को मिलता है। और जब मरीज में आयरन ओवरलोड होता है तो आपको ट्रीटमेंट के रूप में देना पड़ता है क्या? चिलेसिन थेरेपी। कौन सी थेरेपी दोगे दोस्तों? चिलेसिन थेरेपी दी जाती है। और इसके अंदर कौन सी ड्रग काम में लेते हो? तो डेफ्रोक्सामाइन। याद रखिएगा, एंटीडोट ऑफ आयरन ओवरलोड। एंटीडोट ऑफ आयरन ओवरलोड के अंदर जवाब देकर के आना डेफ्रोक्सामाइन या चिलेसिन थेरेपी। और मेनली किस पेशेंट में? तो थैलेसीमिया वाले में। थैलेसीमिया वाले मरीज के अंदर बार बार ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है और उस मरीज के अंदर आयरन ओवरलोड हो जाता है और उसके अंदर आपको क्या देनी पड़ती है? डेफ्रोक्सामाइन या चिलेसिन थेरेपी। वापस से क्वेश्चन पे आइए। एक पेशेंट है जिसको क्या आ रही है? एपिलेप्सी आ रही है, बोले तो सीजर आ रही है। क्या आ रही है? एपिलेप्सी। प्रेगनेंसी के दौरान कन्वर्जन का आना कहलाता है एपिलेप्सी। और एपिलेप्सी की ड्रग क्या दे दी आपने? एंटी कन्वर्जन के रूप में कार्बामाजेपिन। जी हाँ, यही वो कार्बेमाजेपिन है जो आपने किसके अंदर दी थी? ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था, मरीज को ट्राइजेमिनल नर्व का क्या हो चुका था? इन्फ्लामेशन था। और वो अगर किसी पेशेंट को दे रहे हो तो इसका क्या सीरियस साइड इफेक्ट होगा? पहला बोल रहा है यूरिक एसिड लेवल 5 mg, दूसरा बोल रहा है हिमेटोक्रिट 33%, तीसरा आपसे बोल रहा है WBC काउंट 2000 और लास्ट में बोल रहे हैं प्लेटलेट काउंट कितने हो गए? प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। वैसे मैंने बता रखा था कार्बेमाजेपिन देने के साथ मरीज के अंदर क्या ऑब्जर्व करना है? कार्बेमाजेपिन जब जब मरीज को दो तो आपको ऑब्जर्व करना है WBC के काउंट। क्या ऑब्जर्व करना है दोस्तों? WBC के काउंट। लेकिन आपको यहां बता दिया यूरिक एसिड का लेवल 5 है, तो यूरिक एसिड का लेवल 5 होना नॉर्मल है। कितना होता है? तो आपका दोस्तों ये 5 से लेकर के 8 नॉर्मल वैल्यू है, तो ये तो गलत हो गया। हिमेटोक्रिट 33 लेवल, तो हिमेटोक्रिट का 33 लेवल भी नॉर्मल है। नेक्स्ट बोल रहे हैं प्लेटलेट 1.5 लाख, तो प्लेटलेट 1.5 लाख भी नॉर्मल है। तो एबनॉर्मल वैल्यू तो एकमात्र कौन सी दी है एग्जामिनर ने? WBC के काउंट 2000। अगर किसी भी मरीज में WBC के काउंट 2000 है, इसका मतलब मरीज के अंदर क्या चल रही है? कार्बेमाजेपिन का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? कार्बेमाजेपिन का साइड इफेक्ट। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से पकड़ लीजिएगा और अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। किसी भी मरीज को ऑन्कोलॉजी के ट्रीटमेंट के दौरान जब WBC के काउंट ज्यादा बढ़ जाए, किसी भी ऑन्कोलॉजी के मरीज के जब ट्रीटमेंट के दौरान WBC के काउंट ज्यादा बढ़ जाए, उसको कार्बेमाजेपिन देते हैं WBC के काउंट को कंट्रोल करने के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, पेशेंट को क्या चला दो? कार्बेमाजेपिन। WBC के नंबर को काउंट करवा देगी, कम करवा देगी। क्लियर है? तो दोस्तों आज का सेशन अपना यहीं तक रहेगा। आई होप आप सभी लोगों ने आज का सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे और मेरे को जितना विश्वास है आप सभी ने अपनी नोटबुक के अंदर कुछ नए नोट्स भी बनाए होंगे। जी हाँ, अपना सेशन इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो कल फिर ये शाम को 4:15 बजे सेशन रहेगा। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पढ़ते रहना, उत्कर्ष परिवार के साथ बने रहना। हमेशा याद रखना कि दुनिया के अंदर जो भी बेस्ट हूँ मैं हूँ और मैं दुनिया में बेस्ट कर सकता हूँ। आज के लिए इतना ही रहेगा। कुछ बच्चों का अगर कमेंट सेशन के जो आपकी चैट बॉक्स में अगर मैं कमेंट नहीं देख पाया तो जब भी वीडियो एंड होता है उसके बाद आप कमेंट सेशन में डाल देना, मैं आपका सीन कर लूंगा और उसका जवाब भी दे दिया जाएगा। ये जो लाइव चैट होती है, ये लाइव सेशन कंप्लीट होते ही रुक जाती है। याद रखिएगा आज का सेशन यहीं तक रहेगा। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पढ़ते रहना, उत्कर्ष परिवार के साथ बने रहना। थैंक यू।